दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। पिछले कई दिनों से परीक्षार्थियों की, हमारे विद्यार्थियों की ये मांग थी कि अभी आने वाली संभावित परीक्षा जो जेल प्रहरी और वन रक्षक की है, उसके लिए कोई एक ऐसी सीरीज चलाई जाए जिसमें सारे के सारे एक टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ प्रीवियस ईयर के एक साथ कवर हो जाए, जिससे जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है वो अपना रिवीजन कर सके और जिनके में कुछ कमी है वो उन जगहों को अपने अच्छे तरीके से तैयार कर पाए। आज उसी मांग को देखते हुए आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैथ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो व्यापम में पूछे गए हैं, विशेषकर एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक या पटवारी में, उन सारे सवालों को आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है। निश्चित तौर पर जिन बच्चों को सीखना है वो एक साथ पूरा रेशियो एक ही दिन में पढ़ पाएंगे और जिन बच्चों को रिवीजन करना है वो अपनी तैयारी की गहराई का अंदाजा इस वीडियो को देख करके लगा पाएंगे। आइए देखते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपके रेशियो की कुछ बेसिक चीजों की बात करूंगा। जिन बच्चों ने बिल्कुल रेशियो नहीं पढ़ रखा है उनके लिए है कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, पहला टाइप है इसमें, अगर लिखा हुआ है A/B बराबर 2/3, तो ध्यान रखिएगा अगर ये ऐसे भी लिखा हुआ है इसका मतलब भी वही होता है और यहां पर A की वैल्यू रहेगी 2 और B की वैल्यू रहेगी 3। दूसरे तरीके से इसको ऐसे A/B बराबर लिखा है 2/3 और B/C बराबर लिखा है 3/4। यहां पर मैं देख रहा हूं कि कॉमन क्या है, B है। B की वैल्यू यहां भी 3 है, B की वैल्यू नीचे वाले में भी 3 है। मतलब ये कह सकता हूं कि A/B/C बराबर हो जाएगा 2/3/4। अगर मान लीजिए कि एक कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है कि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर दिया हुआ है 4/5। अब मैं क्या देख रहा हूं, ऊपर वाले में B की वैल्यू 3 है, नीचे वाले में B की वैल्यू 4 है। दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन यहां पर B ही है। अगर C कॉमन होगा तो हम C को बराबर करेंगे, A कॉमन होगा तो हम A को बराबर करेंगे। अब यहां पे 3 और 4 को बराबर करने का तरीका क्या है, दो संख्या या दो से ज्यादा संख्याओं को बराबर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एलसीएम। और एलसीएम में यहां पर 3 चूंकि प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम वैसे भी 12 आएगा। अगर एक प्राइम नंबर है तो कुछ नहीं करना, नीचे वाले वैल्यू का गुणा ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू का गुणा नीचे। मतलब अब अगर मैं देखूं तो A/B कितना हो जाएगा 8/9 और B/C बराबर कितना हो जाएगा, 8/12 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/15। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A/B/C बराबर हो जाएगा 8/12/15। अगर मान लीजिए थोड़ा सा लंबा एक इक्वेशन हम ले लें कि मामला कुछ इस तरीके का हो कि A/B/C/D बराबर दिया है 2/3/4/5 और फिर दे दिया हो E/D/F बराबर दे दिया गया हो 1/3/7। अब यहां पर देखिए दोनों में बराबर क्या है, ऊपर भी D है और नीचे भी D है। अब अगर D की वैल्यू मैं ऊपर देखूं तो कितनी है 5 है, नीचे कितनी है 3 है। अब हमें करना क्या है, ऊपर 3 का गुणा नीचे 5 का गुणा। मतलब अब अगर आपसे पूछा जाए A/B/C/D/E/F तो आप क्या कहेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3 पछे 15। E की वैल्यू 5 एकम 5 और F की वैल्यू हो जाएगी 5 सते 35। अब देखिए बात करते हैं अगले टाइप की। कभी कभी आपने सवाल में देखा होगा कि इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना आपस में बराबर है। मतलब सवाल में कुछ ऐसा बोल देता है कि A का 2 गुना, B का 3 गुना बराबर है। मतलब क्या हुआ, 2A इज इक्वल टू 3B। अब यहां अगर आप A/B की वैल्यू निकालेंगे तो मान कितना आ जाएगा 3/2। समझने के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये A और B है ये दोनों पति हैं, उबड़ खाबड़ से दिख रहे हैं। 2 और 3 क्या है, पत्नियां हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अपने पति की जो निगाह है वो हमेशा दूसरे की बीवी पर, इसकी निगाह इसकी बीवी पर और इसकी निगाह इसकी बीवी पर। बात करते हैं अगर इसी को थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया जाए
मतलब मामला कैसा हो जाए, 2a बराबर 3b बराबर 4c। यहां पर अगर मैं a अनुपात b अनुपात c निकालना चाहूंगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 4, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 3, मतलब ये हो गया 12, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये सब 2 से कट रहे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगा, मान हो जाएगा 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। लेकिन ध्यान रखिएगा, बीवी दूसरे की, बच्चा खुद का, और बच्चा क्या होता है, एक जनरेशन नीचे। जब भी मामला कुछ इस तरीके का लिखा हुआ हो कि लिखा है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो यहां पर a अनुपाते b अनुपाते c, a की निगाह अपने बच्चे पर, b की निगाह अपने बच्चे पर, और c की निगाह अपने बच्चे पर। मतलब याद रखिएगा, बीवी दूसरे की और बच्चा खुद का। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की बात करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब अगर मान लीजिए दोनों साथ साथ चल रहे हो, मतलब पति पत्नी और बच्चा, मतलब मामला कुछ ऐसा हो कि 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर 6c/7। अब a की निगाह किस पर होगी, बच्चा खुद का, बीवी दूसरे की। बी की निगाह किस पर होगी, बीवी दूसरे की, बच्चा खुद का। सी की निगाह किस पर होगी, बीवी दूसरे की, बच्चा खुद का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a/b/c का मान हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 गुणे 6, b का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 6, और c का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4 गुणे 7। देखिए कुछ कट तो नहीं रहा, यहां से भी 2, यहां से भी 2, इसको भी काट देंगे 2। अब अगर यहां से देखें तो ये कितना है, 2 तिहाई 6, ये भी 2 तिहाई 6, ये 2 दूनी 4। अब कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, लेकिन बाकी किसी में 5 नहीं है। मतलब अब हमारा मान बराबर है, 3 दूनी 6, 3 18, 5 तिहाई 15, और यहाँ कितना है, 7 दूनी 14। मतलब ए बी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18:15:14। अगर कुछ मामला इस तरीके का जो अक्सर सवालों में देखा होगा, कुछ मामला ऐसे दिया रहता है, a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 4/5, c/d बराबर 5/2, और d/e बराबर है 1/2। अब यहां पर आपसे पूछा गया है a/b/c/d/e का मान। जब कभी भी ऐसी सीरीज आए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहां पर अगर मामला बी पे खत्म हुआ तो यहां पे बी से शुरू होना चाहिए, सी पे खत्म हुआ सी पे शुरू होना चाहिए। इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता था, c/b बराबर 5/4, तो आपको इसे b/c में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि यहां पर खत्म कहां पे हुआ था, बी पे। यहां पर एक बात ध्यान रखिए, ए सिंगल है और ई सिंगल है। मतलब अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2:4:5:1, 2 4 5 और 1। ई इधर सिंगल है तो ई के लिए इस तरफ की सारी संख्याओं का गुणा, मतलब 3 5 2 और 2। बी देखिए यहां से शुरू है, यहां पे खत्म होगा। मतलब जैसे हम एक बुक पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, तो यहां पर हमारे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 4 × 5 × 1 × 3। यहां हमें बी मिल गया, हम रुक जाएंगे। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 1 × 3 × 5 × 2, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 × 3 × 5 × 2। अब अगर मैं देखूं तो मान कितना है इसका, 40, इसका कितना है 10 और 60, इसका कितना है 20 यानी 60, इसका कितना है 10 50, इसका कितना है 30। क्योंकि तीनों में 0 कॉमन है तो 0 को तो आप पहले कैंसिल कर दो। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 6, सी की वैल्यू कितनी है 5, डी की वैल्यू कितनी है 3, और ई की वैल्यू कितनी है 6। कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब यही आपका मान है। तो ये तो हो गए मूवमेंट ऑफ रेशियोज, रेशियो को कैसे मूव करना है। अब एक चीज रहती है रेशियो की बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में दो तरीके इस्तेमाल होते हैं, पहला तो भिन्न का और दूसरा तरीका है डेसिमल का। अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा दे दिया जाए
कि A अनुपात B अनुपात C बराबर है 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6। जब कभी भी ऐसा मामला आता है सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम किसका लेना है? हर का, डिनोमिनेटर का। मतलब 2, 4 और 6 का, 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 2 6 12, 6 कम 6, 4 3 12, 3 3 9, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 अनुपात 9 अनुपात 10। या ध्यान रखिएगा, अगर किसी बच्चे के दिमाग में 12 है तो याद रखिए, चूंकि ये सभी में 12 है तो ये 12 12 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब आपकी जो ए की वैल्यू है वो 6 है, बी की वैल्यू है 9 है, और सी की वैल्यू कितनी है? 10 है। दूसरी बैलेंसिंग जो रहती है वो रहती है दशमलव की। मान लीजिए कभी आपको ऐसा दे दिया जाए ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 8 अनुपाते 0.4 अनुपाते 0.02। अब यहां पर क्या है? यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर कोई दशमलव नहीं लगा है, यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां पे दशमलव के बाद 2 अंक है। कभी भी अगर इस तरीके की स्थिति आती है आपको फोकस उस जगह पर करना है जहां पर दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक है, और वो कहां पर है? इस जगह पर। कितने अंक हैं? 2। सभी में 2 2 अंक दे दीजिए। मतलब यहां पर भी 8.00, यहां पर भी 0.40 और यहां पर भी 0.02। अब यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक, तीनों दशमलव आप हटा दीजिए। ये दशमलव आप हटा दीजिए। अब ये वैल्यू कितनी हो गई? 800। ये कितनी हो गई? 40, और ये कितनी हो गई? 2। तो वैल्यू 1 20 और ये कितनी हो जाएगी? 400, और यही आपके सवाल का जवाब होगा। रेशियो में आपने रेशियो के मूवमेंट पढ़ लिए, आपने रेशियो की बैलेंसिंग पढ़ ली। अब हम थोड़ी सी बात प्रोपोर्शन की कर रहे हैं, और वहां से एक बहुत ही खूबसूरत सवाल उठाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जब दो ऐसे रेशियो जिनका मान बराबर हो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलूं, लिखने के लिए इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं कि A/B प्रोपोर्शन C/D, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो ये है वही रेशियो ये होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि यहां लिख देता हूं 2:3 और यहां मैं लिख देता हूं 10:15। वास्तव में ये भी क्या है? 10 और 15 क्या है? 10:15। अगर देखेंगे तो ये भी कितना है? 2 और 3 ही है। मतलब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो क्या है? समान है। अब अगर ये दोनों रेशियो समान है तो हम करते क्या है? अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। और यहां पे आप देखते हैं 2 × 15 बराबर 3 × 10। ये ही दोनों की वैल्यू कितनी है? 30 30 है। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि ये मामला समानुपाती होगा। अब यहां से सवाल क्या बनते हैं? यहां से जो सवाल बनते हैं, यहां से सवाल में आपसे पूछ लेता है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। जैसे इसी सवाल में अगर आपको दे दिया गया होता, ध्यान रखिएगा, 3 चीजें पूछी जाती हैं। एक आपसे पूछी जाती है चतुर्थानुपाती, एक आपसे पूछी जाती है मध्यानुपाती, और एक आपसे पूछी जाती है तृतीयानुपाती। पहले मैं इसी सवाल की बात कर लेता हूं। इसी सवाल में अगर आपको दे दिया गया होता कि 2 3 10 का चतुर्थानुपाती, अब इसको निकालना था। अगर मैं इसको वैल्यू की बात करूं, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है BC/A। मतलब अगर मैं सीधे सीधे देखूं तो 3 × 10/2, 2 पंचे 10, उत्तर कितना हो जाएगा? 15। अगर मैं सेटिंग की बात करूं तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 2:3 समानुपाते 10:x, ये और ये बराबर, मतलब x बराबर हो जाएगा 10 × 3/2, 2 पंचे 10, 5 3 15। ये किसकी बात हो रही थी? चतुर्थानुपाती की। चतुर्थानुपाती में 3 संख्याएं दी रहती हैं जिनको हम क्रमवार तरीके से A, B और C मान लेते हैं, और जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो फॉर्मूले के रूप में मामला रहता है BC/A का। अब मैं बात करता हूं तृतीयानुपाती की। तृतीयानुपाती में क्या रहता है? तृतीयानुपाती में केवल 2 ही संख्याएं दी जाती है। तृतीयानुपाती जैसे मान लीजिए अगर आपको सवाल दे दिया जाए कि 2 6 का
थर्ड रेशियो निकालिए। अब देखिए 2 और 6 का, अगर मैं इसको a मान लूं, इसको अगर मैं b मान लूं, तो तृतीय अनुपाती का मान होता है b²/a। इसको आप फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हो। अगर लगाने की बात करें तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2:6 समानुपाते 6 अनुपाते x, मतलब यहां पर जो x की वैल्यू है वो 6 × 6/2, 2×6, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 18। यहां भी आप फार्मूले में भी रखेंगे तो चूंकि b की वैल्यू 6 है तो 6 हम 36, 36/2 काट देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 18। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूं मध्यानुपाती की। अगर इसमें सीधा सीधा आपसे बोल दिया जाए 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, ये दिया हुआ है आपसे सवाल। इसको भी हम क्या करेंगे, सॉरी ए और बी मान लेंगे। जब भी मध्यानुपाती की बारी आएगी तो मध्यानुपाती का जो मान होता है वो होता है √AP। अगर सेट करने की बात करें तो कैसे करेंगे, 4:x समानुपाते x/9, वही बात, मतलब x² = 4:9, मतलब x √4:9। तो यहां से 2 बाहर, यहां से 3 बाहर, उत्तर कितना हो जाएगा 6। यहां से भी आप लगाते तो यही होता 4:9, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, उत्तर कितना हो जाता 6। तो अभी तक हमने जो बात की वो बात की रेशियो के बेसिक ऑपरेशंस की, दूसरे नंबर पर हमने बात की रेशियो की बैलेंसिंग की, और तीसरे नंबर पर हमने बात कर ली प्रोपोर्शंस की। आइए अब देखते हैं हम कुछ सवाल। बीच बीच में कुछ कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, उनको मैं आपको सवालों के साथ बताते जाऊंगा। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं पहला सवाल। 3 व्यक्ति ए से बी तक चल रहे हैं, उनकी चालों का अनुपात 4:5:3 है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, ए से बी तक चल रहे हैं, इसका मतलब दूरी समान है, और दूरी समान है तो आप दूरी को 1 मान सकते हैं। अब आपको क्या बोल रहा है, उनकी चालों का अनुपात इतना है तो समयों का अनुपात। अब अगर मैं समय की बात करूं तो समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चूंकि चल कहां तक रहे हैं, सभी के सभी ए से बी तक चल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला सभी को आप कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। तो यहां पर अगर देखें तो पहले के लिए समय 1/4 रहेगा, दूसरे के लिए 1/5 रहेगा, और तीसरे के लिए 1/3 रहेगा। अब आप ये खुद ही देख रहे हो, A/B/C। अभी अभी हमने देखा ये मामला कहां पहुंच गया, बैलेंसिंग में। और बैलेंसिंग में जब कभी भी मामला भिन्नों से रिलेटेड होता है हम क्या करते हैं, हरों का एलसीएम ले लेते हैं। मतलब ये पूरा मामला ये है। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 60, भाग देंगे 15, 12 और 20। देखिए कोई किसी से कट नहीं रहा, मतलब वैल्यू आपकी है 15:12:20। यही आपके सवाल का जवाब होगा क्योंकि कोई किसी से नहीं कट रहा, और ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक संस्थान में लड़कियों का 2/7 भाग, लड़कियों के 1/3 भाग ने सामाजिक कैंप पे भाग लिया। लड़कों से लड़कियों का विद्यालय में अनुपात 3:7 है। अब इस सवाल को लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है, सवाल में आपसे पूछा गया है तो कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या का कितना भाग सामाजिक कैंप पे प्रतिभागी था। अब अगर मैं देखूं लड़कों से लड़कियों का, मतलब जो बॉयज है और जो गर्ल्स है, इनका रेशियो है 3 और 7 का। लड़कियों का 2/7 भाग, मतलब 2/7 हो गया। लड़कों का 1/3 भाग, मतलब ये 1/3 हो गया। 3 और 3 कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल, मतलब बचा कितना 3। अब आप खुद देखिए टोटल भाग कितना था, 3 + 7 मतलब कितना है 10। 10 बच्चे थे जिसमें से 3 बच्चों ने सामाजिक कैंप में भाग लिया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक कैंप में भाग कितने लोगों ने लिया तो उत्तर कितना हो जाएगा 3/10। सामाजिक कैंप में भाग कितने लोगों ने नहीं लिया तो 10 बच्चों में से 3 ने भाग लिया, मतलब नहीं लिया कितना 7, मतलब आंसर हो जाता 7/10। लेकिन आपसे पूछ रहा है कितना भाग सामाजिक कैंप में प्रतिभागी था, उत्तर कितना हो जाएगा 3/10, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले सवाल की।
अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है दो संख्याओं का औसत 32 है, बड़ी संख्या में से 6 को घटा दिया जाए तो अनुपात 5:3 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए, बड़ी संख्या में 6 घटा दिया जाए, तो जब कभी भी मामला कुछ इस तरीके का आता है तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि उस 6 को आप अलग कर दीजिए। यहां पर बोल रहा है दो संख्याओं का औसत 32 है, औसत 32 है, मतलब योग कितना हो जाएगा? तो योग हो जाएगा 32 गुणे 2, मतलब कितना हो जाएगा? 64। अब इसमें से रेशियो ये जो 5:3 बना है, ये 6 को घटा देने के बाद बना है। 6 को आप अलग कर दीजिए। 6 को अगर मैं यहां से अलग कर दूं तो यहां पर बचेगा कितना? 58, और इसी को इन्होंने बांटा है 5:3। ये आपका सवाल है। मतलब जो 8 की वैल्यू है वो 58 के बराबर है, मतलब 8 बराबर कितना है? 58। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 सते 56, 2 बचेगा 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 7.25। अब आपसे पूछा किसका है? बड़ी संख्या, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 7.25, 25 पंचे 125, 7 पन्ना 35, मतलब कितना हो जाएगा? 36.25। अब यहां तक तो आपके मामला समझ में आ गया होगा, लेकिन शायद अभी आप एक बात भूल रहे हैं। ये पूरा रेशियो तब बना था जब हमने 6 को घटाया था, और 6 घटाया किस में है? बड़ी संख्या में 6 घटा दिया। तो अब आपसे अगर एक्चुअल वैल्यू पूछेगा, इसमें आपको 6 जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा 42.25, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखिएगा, 36.25 आपके ऑप्शन में नहीं है। ये गलती अक्सर बच्चे कर जाते हैं कि उसको भूल जाते हैं। जब भी किसी को कुछ कम ज्यादा देना हो, किसी को कम किसी को ज्यादा, तो सबसे पहले आप मूल संख्या में से उसको अलग कर दीजिए। बात करते हैं अगले सवाल के। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? दो समान ऊंचाई वाले बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:4? अब देखिए, आयतन, अब इसमें ऊंचाई की चर्चा नहीं की गई है। ऊंचाई की चर्चा नहीं की गई है, मतलब हम ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? बराबर। मतलब अगर मैं देखूं तो जो बेलन का जो आयतन है वो कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब h की चर्चा है नहीं, ये वाला जो मामला है ये फिक्स है, ये तो कहीं भी, मतलब जो वैल्यू वेरिएट करेगी वो त्रिज्या और ऊंचाई के लिए वेरिएट करेगी। अब यहां पर समस्या क्या है? ऊंचाई के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, तो हम ऊंचाई को वही मान लेंगे कि पहले भी वही है, पहले वाले की भी वही है, दूसरे वाले की भी वही है। लेकिन त्रिज्या में क्या है? त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 1:4। तो जो भी चेंज होगा, चूंकि r के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर में चेंज होगा, मतलब इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4 स्क्वायर, मतलब मामला हो जाएगा 1:16 का, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। कुछ भी नहीं था सवाल में, सारे सवालों में कुछ नहीं है। आप चाहो तो बगैर कलम चलाए भी सवालों को कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है सोनू और मोनू के वेतन का अनुपात 3:4 है, खर्च का अनुपात 8:11 है, दोनों की बचत समान है, तो सोनू के वेतन और खर्च का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, बात रेशियो की है, रेशियो में ही है और रेशियो में ही जा रही है। सवाल में आपसे कह रहा है सोनू और मोनू के वेतन का अनुपात 3:4 है, खर्चों का अनुपात कितना है? 8:11। आय कितनी है? 3, खर्च कितना है? 8। अब इसमें आप देखिए, अगर मैं आय को x मान लूं, मतलब 3x में से 8 को घटाया या 4x में से 11 को घटाया, तो रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर। वैसे एक तरीका और भी हो सकता है, 3 4 हो गया, 8 11 हो गया, 1 1 हो गया, आप इसको बैलेंस कर लीजिए, 33 और 32, 33 माइनस 32 मतलब किसकी वैल्यू हो जाएगी? 1। और अगर इसको भी बैलेंस करें तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। अगर यहां पर ये पूछता तो इसका रेशियो हो जाता 9:12 का, और 9:12 मामला है, 9 और 12 का है, और यहां पर कितना है? 8 और 11 का है। घटाएंगे तो रेशियो हो जाएगा 1:1 का, मतलब यही था। और आपसे पूछ क्या रहा है? वेतन और खर्च का अनुपात। किसका पूछ रहा था? सोनू का। तो सोनू का वेतन है 9 और खर्च कितना है? 8, मतलब उत्तर कितना हो जाता? चौथा नंबर। एक तरीके ये सीधा सीधा है। इस तरीके के बारे में मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर ऐसा मामला हो कि प्रथम अनुपात, फिर आपको दिया गया है द्वितीय अनुपात,
और फिर अगर आपको दिया गया है अंतर, ये चीजें दी गई। कभी भी अगर ऐसी स्थिति हो तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको मान लूं ए बी, इसको अगर मैं मान लूं एक्स वाई, और इसको अगर मैं मान लूं पी क्यू, तो हमेशा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपको करना यह है कि ए वाई माइनस बी एक्स, लेकिन ध्यान रखना है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जो बड़ा वाला होगा वो छोटे वाले को घटा देगा। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, पी वाई माइनस क्यू एक्स, और यहां पर भी क्या रहेगा, वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है। मैंने यहां पे क्या किया, आपको जो दिया हुआ था रेशियो वो कितना दिया हुआ था, पहला 3 4 का, फिर दिया हुआ था कितना 8 11 का, और चूंकि बचत क्या थी इन दोनों की बराबर थी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 11 3 33, 8 चौके 32, घटा देंगे कितना आ जाएगा 1, 8 कम 8 11 कम 11, घटा देंगे कितना आ जाएगा 3, मतलब ये कितनी थी 9, ये कितनी थी 12। अब 9 और 12, चूंकि आपसे आय और व्यय का पूछा हुआ था, तो आय कितनी थी 9, खर्चा कितना था 8, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 9:8 का। ये बात याद रखिएगा, आय के सवालों में, संख्याओं में जब वृद्धि और कमी होती है वहां के सवालों में, और उम्र के सवालों में हमेशा इस तरीके का इस्तेमाल होता है। अभी जब आगे के सवाल या आयु के या आय के सवाल आएंगे तो मैं इसे और आपको डिटेल करके बताता हूं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा, मैं दिन में एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूं, शेष 4/5वां भाग किसी अन्य दिन पढ़ता हूं। यदि अब मेरे पढ़ने के लिए 3 पेज शेष है तो पुस्तक में कुल कितने पेज हैं। ऐसे सवालों को लगाने का बहुत आसान तरीका है। इसका कितना है हर 8, यहां पे हर कितना है 5, तो 8 पंचे 40, मैं टोटल कितना मान लेता हूं 40। 40 है मतलब यहां उसने 15 पढ़ लिया, और यहां पर उसने कितना पढ़ लिया 24। 15 और 24 कितना हो गया 39, था कितना टोटल 40, मतलब एक की वैल्यू किसके बराबर है 30 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा पुस्तक में कुल कितने पेज हैं, तो एक की वैल्यू अगर 30 के बराबर है तो आप 40 की वैल्यू निकाल दीजिए। लेकिन अब यहां दिक्कत क्या है, दिक्कत इस सवाल में यह था, अगर ये शेष नहीं दिया होता तो हमारा उत्तर हो जाता 40 × 30, मतलब पेज कितने हो जाते 1200। लेकिन यहां पर सवाल में क्या दिया हुआ है, 3/8 पढ़ लिया, शेष का 4/5, मतलब 3/8 पढ़ने के बाद जब शेष की बात की जाती है तो आप हर में से अंश को घटा दीजिए, 8 में से 3 घटाएंगे, शेष कितना बचेगा 5/8। उस 5/8 का 4/5 उसने पढ़ा है। मतलब अगर इस सवाल को मैं बेसिक से बताने की बात करूं तो फर्स्ट डे उसने कितना पढ़ा 3/8, तो अब शेष उसके पास कितना बचा है 5/8। और जो सेकंड डे उसने पढ़ा, सेकंड डे उसने पढ़ा 5/8 का कितना पढ़ लिया 4/5, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, मतलब यहां पर कितना पढ़ा 1/2। तो अभी तक जो पढ़ा गया वो कितना पढ़ा गया 3/8 प्लस 1/2, एलसीएम हो जाएगा इसका 8, ये कितना 3 और 4, मतलब 7/8 भाग वो पढ़ चुका है। अब जो शेष है वो कितना है, शेष यहां पर कितना है, शेष बचेगा 1/8, और इसकी वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 30 × 8, मतलब 240। मतलब आपके सवाल का जवाब है तीसरा नंबर। अब जिस तरीके से मैं बता रहा था उस तरीके की बात अगर मैं करूं, यहां पर 3/8 है, शेष का कितना है 5/8, मतलब ये था 40 में से 8 पंचे 40, 15 पेज वो पढ़ चुका है। अब 25 का 4/5 पढ़ रहा है, 25 का 4/5 मतलब 20 पेज फिर उसने पढ़ लिए, तो 15 और 20 कितने पढ़ चुका है वो 35 पेज। अभी भी कितने पेज बचे हुए हैं 5 पेज। 5 की वैल्यू किसके बराबर है 30 के बराबर, तो 5 छक्के 30, तो 40 छक्का 240। ये आपके सवाल का जवाब था। मनी मन, मतलब मैं जो दूसरा तरीका आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि 3/8 और 4/5 की बात हो रही है, इनका जो एलसीएम है वो कितना है 40, 8 पंचे 40, तो फर्स्ट डे उसने कितना पढ़ा 15। अब शेष कितना है 25, 25 का 4/5 मतलब 5 25, 5 चौके 20, दोनों को मिलाकर के उसने कितना पढ़ लिया 35, तो शेष कितना बचा 5, और 5 बराबर 30 है, मतलब 1 की वैल्यू है 6, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। ये डायरेक्ट तरीका है। जो बेसिक तरीका है वो आपके सामने
लगा हुआ है। इच्छा आपकी है, आपको अगर ये तरीका ज्यादा समझ में आ रहा है तो आप इसको लगा लीजिए। जो शेष वाली बात होती है, कभी भी शेष की बात हो तो मतलब हम 1 से घटाते हैं। तो 1 से अगर मैं 3/8 को घटाऊंगा तो 8 कम 8, 8 में 3 गया 5, मतलब 5/8। तो आप इतना ना सोच करके सीधा सीधा जब शेष की बात करें तो हर में से अंश को घटाइए। 8 में से 3 गया 5, 5/8। तो आपके सवाल को लगाने का तरीका ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। अगर यहाँ पे शेष नहीं लगा होता तो आपका उत्तर कितना हो जाता? 1200। कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं जहां पर शेष ना लगा हो, सवाल में सीधे आपको बोलेगा पहले दिन 3/8 पढ़ा, अगले दिन 4/5 पढ़ा, तो अब बचे हुए पेज 30 है, तो पुस्तक में टोटल कितने पेज थे, तब उत्तर कितना हो जाता? 1200। लेकिन शेष लगा हुआ है तो सवाल को लगाने का तरीका या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 3 ट्रेनों की गतियों का अनुपात 20, 18 और 19 है। उनकी गतियां 18, 19 और 20% बढ़ जाती है, तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात करें। जब भी बात कमी और वृद्धि की होती है, मूल मान को हमेशा 100 माना जाता है। याद रखिएगा, मूल मान हमेशा कितना होता है? मूल मान हमेशा होता है प्रतिशत में 100। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20% की क्या हो रही है? वृद्धि, मतलब ये पूरा मामला कितना हो गया? 120%। और इसको आप 1.2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 120% की वैल्यू क्या होती है? 120/100। ये 2 जीरो हटेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? दशमलव। तो जिसमें भी वृद्धि होती है उसमें आप क्या कर दीजिए? 1.2 का गुणा। अगर यहीं पर मान लीजिए मुझे बोल दिया जाता 15% कमी, 15% कमी का मतलब क्या हुआ? 15% कमी का मतलब हुआ 85%, और 85% का मतलब हुआ 0.85 का गुणा। ये है सवाल। अब देखिए, इस पर्टिकुलर सवाल में आपको क्या बोल रहा है? 20, 18 और 19 है, इनकी गति है 20, 18 और 19। इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 18% की। 18% का मतलब क्या हुआ? 118, मतलब गुणे कितने का होगा? 20.118 का। दूसरे में वृद्धि कितने की हो रही है? 19 की। 19 की वृद्धि हो रही है, मतलब 18 में किसका गुणा होगा? 1.19 का। 19 में कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की। 20 की वृद्धि हो रही है, मतलब 19 में कितने का गुणा होगा? 1.2 का। ये था सवाल। अब जो भी आंसर आपका आएगा उसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंसिंग हम पहले सीख चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो पहले ये 18 दूनी 36, 2 एकम 2, इसकी वैल्यू है 23.6। यहां पर अगर मैं बात करूं 18 नहीं है, कितना होता है? 18 नहीं है 162, 18 कम 18 और 16 134, और 31, इसका कितना हो जाएगा? 31। 18 नहीं है 162, 2 16, 18 कम 18 और 16 34, 34 की 4 हासिल आई 3, 18 कम 18 और 3 21 था। सॉरी, इसी पे मुझे शक हो रहा था। अब इसका देख लीजिए, 19 दूनी 38, 19 कम 19 और 3 22। अब देखिए, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है यहाँ पे, लेकिन 2 है, यहाँ पे 2 है। अब सबको 2 बनाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, मतलब पूरा मामला हो जाएगा 2360, 2142 और 2280। सारे के सारे डाटा 2 से कट रहे हैं, काट दीजिए 2 से। 2 से क्या कट रहे हैं? 4 से कट रहे हैं, नहीं कटेंगे, 2 से ही कटेंगे। 4 2 6 1 7 2 9, 6 3 8 2 10, 6 3 9 2 11, 8 2 10 दोबारा 2 से कट रहे हैं। 2 2 1 कम 2, 2 8 16, ये आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1140। लेकिन ऑप्शन में ये कुछ नहीं दिया हुआ है। 20 और उनकी गति क्रम से 18, 19 और 20% बढ़ जाए तो उनकी गति का अनुपात होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में कुछ कट रहा है क्या? 2360, 2261, ये भी नहीं है। 360, 360 3 से कटेगा क्या? 8 1 9 1 10, नहीं। 3 6 18, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 1 कम 2, ये भी ठीक है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1140। देखते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन मामला कहीं पर फिट फाट बैठ नहीं रहा है। 2360 है, फिर 2261 है, 2261 के बाद फिर 360 है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। इस वाले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो 360 ये तो भाग ही नहीं जाएगा। 2 8 16, 2 1 कम 2 1 3, 2360 ये ठीक है। 18 नहीं है,
9 8 72, 162, 18 कम 18, 18 और 16 34, 18 कम 18 और 3 21, ठीक है। 19 दूनी 38, 19 से कम 19 और 3 22, ये भी ठीक था। 22.80, 21.42, 2360, 2142, 2280। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसका जो ऑप्शन है वो यही होगा, क्योंकि और किसी संख्या से ये कटेंगे नहीं। 7 से कट सकते हैं क्या? 7 एक कम 7, 48, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेंगे, 11 से भी नहीं कटेंगे, 13 से भी नहीं कटेंगे, किसी से नहीं कटेंगे। इसका उत्तर यही होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक सवाल में हो गई है। याद रखिएगा, सवाल को लगाने का तरीका यही रहेगा। 19 में 20 की वृद्धि हो रही है, चूंकि सवाल में बोल रहा है 20 अनुपात 18 अनुपात 19, 18 19 और 20। 20 में 18 की वृद्धि मतलब 1.18 का गुणा, 18 में 19 की वृद्धि मतलब 1.19 का गुणा, 19 में 20 की वृद्धि मतलब 19 में 1.2 का गुणा। फिर आप दशमलव की बैलेंसिंग कर लेंगे, मामला आ जाएगा 2360, 2142 और 2280। सारा डाटा 2 से कट रहा है, 2 से हमने काटा तो 1180 आ गया, ये 1071 आ गया और 1140 आ गया, और यही आपके सवाल का जवाब होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है एक कॉलेज अपने 1000 छात्रों के लिए पुस्तकालय का निर्माण करना चाहता था। टोटल छात्रों की संख्या 1000 है। डाटा जरूर अपने दिमाग में रखा कीजिए। इसे निर्माण करने की राशि का एक फंड के रूप में छात्रों से एकत्रित की जानी थी। प्रत्येक लड़के और लड़की को कॉलेज में उनकी कुल संख्या के बराबर राशि का योगदान करना आवश्यक है। सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनुदान महाविद्यालय द्वारा योगदान की गई राशि के आधी राशि के बराबर है। कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:4 है। ये है। अब देखिए, टोटल बच्चे कितने थे? 1000। लड़के और लड़कियों का मतलब बॉयज और गर्ल्स की जो बात है वो है 6 और 4 की। यहां आप देखेंगे ये टोटल 10 है। 10 बराबर है 1000, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। मतलब बच्चे कितने थे? 600 और गर्ल्स कितनी थी? 400। अब क्या बोल रहा है ये? प्रत्येक लड़के और लड़की को उनकी संख्या के बराबर राशि, मतलब ये हर बच्चा 600 रुपए देगा और हर लड़की कितनी देगी? 400 रुपए। मतलब ये वैल्यू हो गई 3600 और ये वैल्यू हो गई कितनी? 16 हो जाएगी, और ये भी कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो। 1,60,000 इन लोगों ने दिया, 3,60,000 इन लोगों ने दिया। अब देखिए, जितनी वैल्यू इन लोगों ने इकट्ठी की है उसकी आधी वैल्यू किसने दी है? सरकार ने। तो ये जो टोटल वैल्यू है ये कितनी है? 5,20,000 की। 60 60 120, 5,20,000। इसकी आधी। तो अब चाहे इसकी आधी कर लो, चाहे इसकी 1.5 कर लो, कुछ भी कर सकते हो। अगर 5,20,000 अगर इन लोगों ने इकट्ठी की है तो बटे तो सरकार देगी, मतलब 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2,60,000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा? 7,80,000 रुपए। आधे का मतलब क्या होता है? एक का आधा 0.5। आप ये भी कर सकते थे इंटू 1.5, तो 15 दूनी 30, 15 पना 75 और 3 78। ये कितने जीरो है? 4 जीरो। इसको और इसको आप हटा दीजिए, कितने जीरो बचे? 3 जीरो। और यही आपके सवाल का जवाब है। करने का तरीका चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आंसर कितना है? 7,80,000, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है मेरे पास कुल 700 रुपए है, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के सिक्के बराबर संख्या में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों के बारे में मैं 2 चीजें आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। रुपए का जो मान होता है, मतलब जो रुपया बराबर होता है, वो होता है एक सिक्के का मान, और गुणे क्या होती है? संख्या। कभी कभी बात संख्या की आ जाती है, तो जब संख्या आपसे पूछेगा तो संख्या बराबर होता है कुल रुपया और बटे एक सिक्के का मान। यह है मामला। अब यहां पर ये देखने की बात यह है कि जब कभी भी बात की जाए, जैसे मैं बोलूं 25 पैसा, तो 25 पैसे की वैल्यू होती है 0.25 रुपीज। इसको आप 1/4 भी लिख सकते हो। 50 पैसा,
50 पैसे का मतलब होता है 0.5 और इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2। अगर मैं बात करूं 20 पैसा तो 20 पैसे का मतलब कितना होता है 0.2 और इसको आप लिख सकते हो 1/5 क्योंकि 1 रुपए बराबर हमेशा कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं। अब यहां के सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, कुल रुपए दिया हुआ है, एक एक पैसे की वैल्यू दी गई है, मतलब कितनी दी गई है 0.25 मतलब 1/4। फिर कितना बोल रहा है 50 पैसा मतलब 0.5 मतलब 1/2 और फिर कितना बोल रहा है 1 रुपया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये क्या है मान है, इनकी जो संख्या है वो कितनी है बराबर दिया हुआ है। अब देखिए कितना बढ़िया सा सवाल बनेगा, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं। अगर देखें हम इसकी वैल्यू अगर लें संख्या के हिसाब से, इसमें इसका गुणा होगा, इसमें इसका गुणा होगा और इसमें इसका गुणा होगा, मतलब एक तरीके से तो सवाल ऐसे लग सकता है कि 1 गुणे 0.25 मतलब यहां पर 0.25 आएगा, 1 गुणे 0.5 मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 और इसकी हो जाएगी 1, मतलब वैल्यू बनेगी 1.75 और ये किसके बराबर है 700 के बराबर। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका क्या है 4, 2 और 1 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 8। 2, 4 और 8। अब इनका गुणा करेंगे तो 2, इनका 4 और इनका 8, 8, 4, 12, 2, 14 और 14 बराबर कितना दिया है 700, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 50। अब आपसे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की सिक्के बराबर है, तो संख्या में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 200, इसकी कितनी हो जाएगी 100 और इसकी कितनी हो जाएगी 50। 200, 100, 50, 350। 350 उत्तर में दिया ही नहीं है, 50 चौके 200, 200, 100, 200, 300, 400, 400, 300, 700, ऑप्शन में ही नहीं है, गड़बड़ है। 700 बराबर कितना दिया हुआ है 1.75, हटाएंगे दशमलव, 25 सत्ते 100, ये कितना हो जाएगा 100, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 400। यहां पे अभी आप देख लीजिए कितना है ये 8, 4, 12, 12, 2, 14 बराबर कितना हो गया 700, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 50 है, तो संख्या के अकॉर्डिंग देखें तो 1, 2, 150, इसको आप रहने ही दो, समान संख्या वाले सवाल में ये सूट नहीं कर रहा है। ये हो गया 1.75 बराबर कितना हो जाएगा 700, इनकी संख्या क्या है 1, 1 और 1, इसको भी आप रहने दो, यही सवाल पूछ रहे। 1.75 की वैल्यू कितनी है 700 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700 बटे 1.75, हल करेंगे ये 25 सत्ते 175, 4 और ये कितना 100, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 400, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है 400 और चूंकि ये 1, 1, 1 इसी में आपका गुणा हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक प्रोग्रामर अपने समय का 1/6वां नियोजन पर 3/8वां कोडिंग पर कुल समय का 1/3, ये किस पर अन्य पर, अन्य लिख देते हैं यहां पर क्योंकि कुछ लिखा तो है नहीं, अन्य पर शेष समय दस्तावेजीकरण पर व्यतीत करता है। वह समय सारणी साल के प्रथम तिमाही में अनुसरण करता है, उसके द्वारा नियोजन पर व्यतीत किए गए समय तथा दस्तावेजीकरण पर व्यतीत किए गए समय का अनुपात क्या है। अब देखिए कुल समय कुछ भी हो सकता है, 3 महीने की बात हो रही, चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो सभी में बराबर बराबर होगा। अब मैं देख रहा हूं मामला है कितने का, ये 1/6 का, फिर कितने का है 3/8 का, फिर कितने का है 1/3 का, फिर कितने का है शेष 1/3 एवं शेष। देखिए इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 24। 24 घंटे में हमने बांट दिया, 6 चौके 24, यहाँ 4 दिया, 8 तिरिक 24, 3 त्रिकाई 9 दिया, 3 अठे 24, 9, 8, 17, 4, 21, जो बचा वहां पे कितना दिया उसने 3। अब देखिए आपसे पूछा क्या है नियोजन पर, और नियोजन पर उसने कितना दिया था कोडिंग पर कुल समय का 1/3
अपने 1/6वां नियोजन पर। ये है नियोजन वाला और बाकी किस पर है, दस्तावेजीकरण। मतलब नियोजन कितना है 4, दस्तावेजीकरण कितना है 3, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 4:3 और यही आपके सवाल का जवाब। याद रखिएगा इस 3 महीने का तिमाही का सवाल से कोई भी मतलब नहीं है। आप इसको 24 गुणे 30 गुणे 3 मत करने लगिएगा, क्योंकि जो रेशियो 24 घंटे में रहेगा वही रेशियो 1 महीने में रहेगा, वही रेशियो 3 महीने में रहेगा और वही रेशियो पूरे जीवन में भी रहेगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं था, टोटल जो समय उसने व्यतीत किया वो हमने निकाल लिया। एलसीएम कितना बना 24, बहुत अच्छा था, चूंकि 24 बन गया। 24 घंटे का एक दिन होता ही है। इस 24 घंटे में से 4 घंटे उसने किसको दिए हैं, नियोजन के लिए। इस 24 घंटे में से 9 घंटे उसने किसको लिए दिए हैं, कोडिंग के लिए। इस 24 घंटे में से 8 घंटे कहाँ दिए हैं उसने, अन्य। और जो बचा, अब बचा कितना, इस 24 घंटे में से 9 4 13 और 8 21 तो आपने खत्म कर दिया, बचा कितना 3। ये समय उसने दिया है दस्तावेजीकरण में। अब आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था नियोजन और दस्तावेजीकरण का अनुपात। नियोजन था 4, दस्तावेजीकरण था 3, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 4:3 का। बात करते हैं अगले सवाल की। कैरोल जिसका जेब खर्च ब्रेंडा के जेब खर्च का 2/5 है, मतलब ब्रेंडा का खर्च अगर 5 है तो कैरोल का कितना है 2 है। कहता है कि मेरा जेब खर्च और एलिक का जेब खर्च का अनुपात 4:3। मतलब देख लीजिए बात हो रही है कैरोल और किसकी बात हो रही है, ब्रेंडा की। ठीक है, कैरोल को हम लिख लेते हैं के, ब्रेंडा को हम लिख लेते हैं बी। इनका अनुपात जेब खर्च कितना है 2/5। ठीक है, वह कह रहा है कि मेरा जेब खर्च और एलिक के जेब खर्च का अनुपात 4:13 है। मतलब कैरोल और एलिक, किसका, एलिक का कितना है 4:13 है। इन सब का जेब खर्च 81 है। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है के, मतलब हमें बराबर किसको करना है, इस 2 और 4 को। 2 को 4 बनाने के लिए मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। मतलब अब मैं आप ये कह सकता हूं कैरोल, ब्रेंडा और एलिक, तो ये कितना है 4, ये कितना है 10 और ये कितना है 13। और इनका मिलाकर के जो जेब खर्च है वो कितना है 81 अरब डॉलर। ठीक है, अब इसमें देखिए 13 4 17 10 27, 27 बराबर है 81 डॉलर। 27 बराबर 81 मतलब हो जाएगा $3। अब आपसे पूछ रहा है ब्रेंडा का जेब खर्च, तो ब्रेंडा का जेब खर्च कितना है 10, 10 तिहाई 30, मतलब इसका उत्तर है $30 और ये आपके सवाल का जवाब। एक्चुअली यहां पर 2 सवाल एक साथ हो गए, एक सवाल ये वाला है, यहां से यहां तक ये सवाल खत्म है, फिर दूसरा सवाल यहां पर है। तो पहले वाले सवाल का जवाब कितना है $30। कुछ नहीं करना था, जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया, जो चीज कॉमन है उसको आप बैलेंस कर दीजिए। यहाँ कॉमन क्या था, कैरोल था, कैरोल को बराबर कर दिया, सभी की वैल्यू निकल आई। अगला सवाल आपका यह था 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इन सम संख्याओं की प्रथम संख्या के 1/3 से 10 अधिक है, इन सम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 क्रमागत सम संख्या, सम और विषम की अगर मैं बात करूं, फिर क्या बोल रहा है कि प्रथम संख्या की 1/3 से 10 अधिक है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए आपके ऑप्शन में 16, 18, 14 और 15। तो एक तरीका तो ये था कि मैं इसको ऑप्शन से ले लेता, 16, 14 और 12। प्रथम संख्या का 1/3, अगर प्रथम संख्या 12 है तो 1/3 मतलब 4 से 10 अधिक है। ठीक है, सम संख्याओं का औसत। तो 16, 14 और 12 का अगर मैं ऐसे लेता 16, 14 और 12, तो इसका औसत कितना हो जाता। तो सम संख्या का जो 1/3 है वो 4, 10 अधिक है, 10 4 14, मतलब वैल्यू ये वाली फिट है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था कि x पहली संख्या, x + 2 दूसरी संख्या और x + 4 तीसरी संख्या। जहां पर ये वाली संख्या आपकी क्या कहलाएगी, औसत, क्योंकि औसत क्रमागत संख्याओं में हमेशा बीच का होता है। अब आपको बोल रहा है प्रथम संख्या के 1/3 से, मतलब x + 2 की जो वैल्यू है वो इसके 1/3 से 10 अधिक है। अब आप इसको बराबर कर लीजिए, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x + 6 बराबर x प्लस कितना हो जाएगा ये 30। अब घटाएंगे तो 2x बराबर 24, मतलब x की वैल्यू कितनी है 12,
तो ये अगर 12 है तो ये 14 हो जाएगी और ये 16 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस तरीके का रेशियो आ जाए, 3 का गुणा हमने इधर भी कर दिया, 3 का गुणा हमने इधर भी कर दिया, 3 का गुणा इधर किया तो 3x धन 6 और इधर किया तो x धन 30, इन दोनों को बराबर कर दो। चूंकि यहाँ x है 3x है, दोनों का जो साइन है वो समान है, दोनों घट गए, 2x आ गया, 30 और 6 दोनों का साइन समान है, घट गया तो 24 आ गया। मतलब x की वैल्यू कितनी है 12, मतलब छोटी संख्या 12 है, मिडिल संख्या 14 है और बड़ी संख्या 16 है। सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा 16। दूसरा तरीका ये था, आप यहीं से अगर उठाते 16 से लेते तो 16 14 12, 18 से लेते तो 18 16 14, और अगर 14 से लेते तो क्या था 14 12 और 10। अब इसमें आप खुद ही देखो, अगर मैं इसकी बात करूं 16 14, 18 को लेता मैं तो 18 16 और 14, ये 14/3 जाता क्या, हो ही नहीं सकता उत्तर। अगर मैं लेता 14 12 और 10, इसमें 3 का भाग जाता क्या, हो ही नहीं सकता। मतलब ऑप्शन से आप लोगे तो भी आप आज सवाल सही है, लगा के आप करना चाहोगे तो भी सवाल सही है। सवाल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, मध्यानुपाती ज्ञात करें। 6 + √27 और 6 - √2। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मेट क्या है, a + b, और ये फॉर्मेट क्या है, a - b। मध्यानुपाती में मैंने अभी आपको बताया ये वैल्यू होती है √ab, ये अगर ये है और ये अगर b है। और ध्यान रखिए a + b और a - b, इसका मान कितना होता है, a² - b², ये होता है मान। 6 + 27 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहां पे आप देख लो √ab, मतलब यहां पे मामला कितने का है, 6 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना है 36, इसको हल करेंगे तो ये बचेगा 27, मतलब वह मामला कितना हो जाएगा √9 और उत्तर कितना हो जाएगा 3, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √ab, और a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, और ये फॉर्मूला a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू √27, दोनों में आप पेस्ट कर दीजिए, सवाल का उत्तर आपके सामने। बात करते हैं अगले सवाल की। 3 संख्याओं का योग 174 है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या। जब भी 3 संख्याओं की बात की जाए तो तीनों संख्याएं आप ऐसे लिख लीजिए ABC, फिर इनका योग 174 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16 है, मतलब B/C बराबर है 9:16। फिर क्या बोल रहा है, पहली का तीसरी से अनुपात, मतलब पहली और तीसरी का अनुपात कितना है 1:4। इन दोनों में कॉमन क्या है C। देखिए ये 16 है, ये 4 है, बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 का गुणा। अब मैं कह सकता हूं कि A/B/C, A की वैल्यू 4 × 4, B की वैल्यू 9 ही रहेगी और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और इन तीनों का जो योग है वो कितना दिया हुआ है 174। 16 9 25, 4 29, 29 बराबर 174, 6 नहीं है 54, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। आपसे पूछा क्या है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 9 है, तो 9 × 6 बराबर उत्तर कितना हो जाएगा 54, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहां पर केवल आपको ये देखना था कि कौन सी चीज कॉमन है, उसी के वैल्यू को आप बैलेंस कर दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक महिला के पास उसके थैले में 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के थे। सिक्कों की संख्या 120 थी और कुल धनराशि कितनी थी 100 थी। 1 रुपए और 50 पैसे, मैंने अभी आपको बताया 1 रुपया ये है, 50 पैसा ये है, 1 रुपए के सिक्के थे। सिक्कों की संख्या कितनी है 120 और कुल धनराशि कितनी है 100। अब देखिए ये सवाल कहां पहुंच गया, ये सवाल आपका पहुंच गया एलिगेशन, मतलब कुल धनराशि कितनी है 100, सिक्कों की संख्या। अगर मान लो पूरे के पूरे 1 ही रुपए के सिक्के होते तो उसके पास 120 रुपए होने चाहिए। अगर उसके पास पूरे के पूरे 50 पैसे के ही सिक्के होते तो उसके पास 60 रुपए होने चाहिए, लेकिन है कितने 100, मतलब इनका जो अनुपात है 100 में 60 गया 40, 120 में 100 गया 20, 0 0 कैंसिल, ये 1 और ये 2, मतलब मामला कितना है 2:1 का। अब आपसे पूछ क्या रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब देखिए जब रेशियो कितना है 2 और 1 का, और ये कितना हो गया 3 बराबर कितना 120, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 40, 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 रुपए का पूछ रहा है, तो 40 दूनी 80, और ये आपके सवाल का है जवाब, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। जब कभी भी ऐसा सवाल आए, 2 अलग अलग चीजों को मिला करके एक तीसरी चीज बनाई जा रही हो, या ऐसा इमेजिन किया गया हो कि ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, तो वास्तव में क्या हो रहा है। तोते और हिरण में जो सवाल आते हैं,
पैरों की संख्या, सिरों की संख्या, साइकिल और बाइसिकल में चक्कों की संख्या और हैंडलों की संख्या। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है, ब्याज में एक को 5% पर लगाया गया, एक को 8% पर लगाया गया, कुल मिला के 7% पर मिला, तो कुल धन इतना था, तो कितना पैसा 5% पर लगा, कितना पैसा 7% पर लगा। ऐसे सारे सवालों में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? एलिगेशन का। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक महिला के पास उसके थैले में, सेम सवाल रिपीट हो गया है। अगला सवाल आपको बोला, एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी, 2/3 लड़के तथा 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। मतलब बॉयज में कितने ने उत्तीर्ण की? 2/3, और गर्ल्स में कितने ने उत्तीर्ण की? 3/4। अब देखिए यहाँ पे आप चाहो तो इनकी संख्या को बराबर कर सकते हो। 3/3 तथा 3/4 लड़कों ने परीक्षा, यह देखा गया है कि लड़के और लड़कियों की बराबर संख्या ने परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब ये दोनों की जो वैल्यू है ये क्या है? आपस में बराबर है। कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या हो सकती है? अब देखिए, अगर ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि बॉयज का 2/3 और गर्ल्स का 3/4 अगर आपस में बराबर है, तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ये क्या होगा? 3/4। अनुपात कितना हो जाएगा? 2/3। अब अगर मेरे को रेशियो निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 12, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। मतलब रेशियो कितना था? 9:8 का। अब 9:8 का रेशियो है, मतलब जो भी डाटा है अगर मिलाकर के बात की जाएगी तो वो 17 से डिवाइड होना चाहिए। और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 17 कम 17। उससे ज्यादा कोई भी संख्या लेंगे, महत्तम संख्या तो पूछी नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाती। या आपसे यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह संख्या हो सकती है? तो कौन सी वह संख्या हो सकती है जो 17 की गुणज हो? न्यूनतम संख्या की बात हो रही है, इसलिए 17 कम 17, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा आपका? 17। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है, ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना आपस में बराबर है। रेशियो ज्ञात करें। ये तो आपको पहले ही बता दिया गया है। 2a बराबर 3b बराबर 4c है। मतलब a:b:c। ए की निगाह इन दोनों पर, मतलब 4 गुणे 3। बी की निगाह रहेगी इन दोनों पर, मतलब 2 गुणे 4। और सी की निगाह रहेगी इनके ऊपर, मतलब 2 गुणे 3। मतलब वैल्यू हो जाएगी 12, 8 और 6, 2 से कट रहे हैं तो ये कितनी हो जाएगी? 6:4:3। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। काफी सरल सवाल है, आपको स्टार्टिंग में ही मैंने ये बात आपको पढ़ाई हुई है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपको बोल रहा है, a:b बराबर 2:3, b:c बराबर 2:4, 2:5 और a और d की। देखिए आपको बोल रहा है a:b बराबर है 2:4, b:c बराबर फिर 2:3, ये कितना है? 2:4, और c:d बराबर दिया है 2:5, और आपसे केवल a:d पूछा गया। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 2 गुणे 2। ए अकेला, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 4 गुणे 5। 2 दूनी 4, 4 कैंसिल, यहाँ 2 और यहाँ कितना है? 15। और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। और ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। बेसिक सवाल है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी संख्या के 1/3 का 1/4 15 है, तो उस संख्या का 3/10। सवाल आपसे कह रहा है किसी संख्या का 1/3 का 1/4 कितना है? 15 है। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3 12, 15 गुणे 4 गुणे 3, मतलब कितनी हो जाएगी? 180। अब इस संख्या का 3/10, मतलब इस संख्या का आपको 3/10 निकालना। 0 0 कैंसिल, 18×3 54, और यही आपके सवाल का जवाब है। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल बोल रहा है, एक गुल्लक में 55 रुपए है। फिर वही सवाल, 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1, 2 और 3 है। ये है मान और ये है संख्या। तो रुपया कितना हो जाएगा भाई? रुपया हो जाएगा 1 गुणे 1 मतलब 1, 0.5 गुणे 2 मतलब ये भी 1, और 0.25 गुणे 3 मतलब ये हो जाएगा 0.75। और इन तीनों का जो योग है वो है 2.75, और इसके बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 55 रुपया। मतलब एक बराबर कितना हो जाएगा? 55/2.75। इसको हटाएंगे, गुणे कितना हो जाएगा? 100। अब काट लीजिए आप इसको, 25 चौके 100, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 11 × 5 = 55,
मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 2, मतलब 2 गुणे 50, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 100। और ये है तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, सॉरी क्या गड़बड़ कर दी मैंने, 20 है ये, 2 गुणे 20, एक की वैल्यू 20 आई है तो 2 गुणे 20 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 40। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। कुछ नहीं करना होता है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, रुपया बराबर होता है सिक्के का मान गुणे सिक्कों की संख्या, जोड़ करके आप एक की वैल्यू निकाल दीजिए। संख्या पूछ रहा है संख्या में गुणा कर दीजिए, रुपया पूछ रहा है आप रुपया में गुणा कर दीजिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक कमीज के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात 9/16 है, लाभ प्रतिशत व छूट एक समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब आपको सवाल कह रहा है MP इज टू CP बराबर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये 16 है और ये कितना है 9 है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत दोनों ही समान है। कितना बढ़िया सवाल। छूट किस पर मिलती है, इस पर। लाभ किस पर होता है, इस पर। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 7 और इन दोनों का योग कितना है 25 गुणे 100, 25 चौके 100, उत्तर कितना 7 चौक 28। और यही आपके सवाल का जवाब है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4। ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों समान है। छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो अगर लाभ प्रतिशत निकालोगे तो क्रय मूल्य को बटा, छूट निकालना है तो अंकित मूल्य को बटा, दोनों ही बराबर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऊपर दोनों का अंतर नीचे दोनों का योग। यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल है यदि 8:27 A/B का तिगुना अनुपात है तो A/B का मान ज्ञात कीजिए। तिगुना सीधी सी बात है, ये वास्तव में 3 गुने की बात हो रही है। 3 गुना मतलब क्या हुआ, ऊपर की बात, मतलब ये है कि जो A/B है, सवाल आपसे ये कह रहा है कि ये 8/27 है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना है तो मान 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3, उत्तर कितना हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर 1। कितने आसान से सवाल आ रहे हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में है, इनका महत्तम समापवर्तक कितना है 13 है, संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए सवाल वास्तव में एलसीएम एचसीएफ का है, रेशियो में डला हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो भी आया हुआ। पहली बात तो आपको यह है रेशियो कितना है दोनों संख्याओं का 15 और 11। देखिए इन दोनों में ये दोनों ही संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या। अगर ये सह अभाज्य मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जो कॉमन है वो क्या है महत्तम है। अब आपसे संख्याओं का योग पूछ रहा है तो योग बराबर कितना हो जाएगा 15 धन 11 मतलब 26 और महत्तम कितना है 13, तो 13 छंग 78, 13 दूनी 26 और 7 33, 338 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, 3 संख्या में मध्य की संख्या क्या होगी जो 5, 2 तथा 3 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग 1862। रेशियो क्या है 5, 2 और 3, ये रेशियो। वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग आपको दिया हुआ है 1862। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अगर मैं x ले लूं, अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा, इनका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 25, ये 4, ये 9, मतलब 25, 4, 29 और 9 38 x स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 1862। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1862 बटे कितना हो जाएगा 38। काट लीजिए, 19 दूनी 38, 19 सत्ते 162, 6 में 2 गया 4, 8 में 6 गया 2, 19 का अगर आप भाग दोगे 19 सत्ते 7 नहीं है 63, 9 सॉरी 9 बार जाएगा, 9 अठे 9 नमा 81, 9 कम 9 और 8 17 19, 6 में 1 गया 5, 8 में 7 गया 1, 200। अब ये कितनी बार जाएगा 8 बार, तो ये कितना हो गया 98, तो ये कितना हो जाएगा 49, तो x की वैल्यू हो जाएगी √49 मतलब कितना हो जाएगा 7। अब आपसे पूछ क्या रहा है
तीन संख्याओं में मध्य की संख्या। मध्य की संख्या कौन सी है? 2 है, तो 7 दूनी 14। मध्य की संख्या क्या है? 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 7 गुणे 2, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 14। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। मैंने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, वर्गों का योग दिया था तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 25 4 29 और 9 38, मतलब 38 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1862, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। मध्य की संख्या आपकी 2 थी, इसलिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14, और ये था आपके ऑप्शन में था, यही आपके सवाल का जवाब। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए, अब अगला सवाल हमसे बोला 2x + 3y पर 18:29। सवाल को डायरेक्ट भी किया जा सकता है, 29 का गुणा यहाँ, 18 का गुणा यहाँ, 29 दूनी 58, 18 तिहाई 54, 4x बचेगा, यहाँ से 29 तिहाई 87 और 18 पंचे 90, 3y बचेगा, मतलब 4x बराबर कितना है? 3y, मतलब x अनुपात y बराबर है 3:4। उत्तर नंबर कौन सा है? 1। लगाने का तरीका, अब अगर आपको लगाने का तरीका चाहिए तो सवाल यह है 2x + 3y बटे 3x + 5y बराबर कितना दिया हुआ है? 18:29। ऐसी स्थिति में तिर्यक गुणा होता है, तो 29 दूनी 58x प्लस 29 तिहाई 87y बराबर 18 तिहाई 54x और 18 पंचे 90y। ध्यान रखिएगा, अगर बराबर के दोनों तरफ x और y है, दोनों का साइन अगर सेम है तो दोनों घटते हैं, और दोनों का साइन अगर अलग अलग है तो दोनों जुड़ते हैं। यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, घटा दीजिए, 58 में 54 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4x, 90 में 87 घटा दीजिए कितना आ जाएगा? 3y, मतलब x अनुपात y बराबर हो जाएगा 3:4। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। सवाल को सीधे देख के भी किया जा सकता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है, एक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया कि प्रत्येक पंक्ति में 54 और 30 पंक्तियां बनी। अगर विद्यार्थी 54 है, पंक्तियां 30 है, मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या तो यही हो गई। अब यदि 45 विद्यार्थियों की पंक्तियां बनानी है तो कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी? बहुत ही आसान सा सवाल, 9 पन्ना 35, 9 छक्का 54, 5 छक्का 30, उत्तर कितना? 36 पंक्तियां, ऑप्शन नंबर 3। कुल विद्यार्थियों की संख्या आप जितने की बनानी है उसका भाग दे दीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक कैन में 20 किलोग्राम तेल रखा जाता है, 3.5 किलोग्राम और 12.75 किलोग्राम दो अलग अलग बर्तनों में डाल दिया जाता है। कैन में बचे हुए तेल की मात्रा, कुछ करने की जरूरत नहीं, टोटल कितना था? 20। कितना निकाल लिया उसने? 12.75 और कितना कर दिया? 3.5, मतलब डाल कितना दिया गया? 5 2 और ये 16.25, इतना निकल गया है। तो 16.25, वैसे घटाने का एक तरीका मैं आपको बताऊं, जब कभी भी मामला ऐसा रहे तो इस 16 को 16 न समझ के 17 समझिए, मतलब 20 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 3। और 25 को 100 बनाने के लिए किसकी जरूरत है? 75 की, मतलब उत्तर हो जाएगा 3.75। तेल की मात्रा कितनी है? अच्छा, लेकिन इसने उसमें नहीं पूछा है, बटे में पूछ लिया है, कोई बात नहीं। 3.75 20 में से बची हुई है, ठीक है भाई, काट लेते हैं, इसको डबल जीरो कर लीजिए। अब ये काहे से कट सकता है? 25 से, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 5 तिहाई 15 और ये कितना? 16, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/16। 12 3 15, 15 1 16, 75 25 125, ठीक तो है। 16.25 बचे हुए तेल की मात्रा, बचा हुआ तेल कितना है? 16 17, 20 में से 17 गया 3.75, 3.75 बटे 20, बचे हुए तेल की मात्रा तो यही आएगी। उत्तर कितना होगा इसका? या तो 3/16 और या तो 3.75। ऑप्शंस गलत टाइप हो गए हैं, आपका उत्तर यही है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में बोला, मोहन एवं सोहन की आयु 24 एवं 28 वर्ष, कितने वर्ष पूर्व 28 वर्ष है? मोहन एवं सोहन की आयु क्रम से 24 एवं 28, मतलब मोहन 24 साल का है, सोहन 28 साल का है। कितने वर्ष पूर्व मोहन एवं सोहन की आयु का अनुपात 1:2 होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल, और इसमें वही चीज है मैंने आपको बताया, आयु, आय और संख्या वाले में कौन सा?
फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, डिफरेंस, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और अंतर। अब देखिए मामला कितना का है, 24 और 28 का। अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो ये किससे कटेगा, 4 छान 24, 4 सत्ते 28, मतलब वर्तमान रेशियो कितना है 6:7 का। इस रेशियो को बनाना कितना है 1:2, और मान लीजिए ये पूरा मामला कितने का है, x साल बाद। ठीक है, अब देखिए अगर इसको आप हल करेंगे, 6 दूनी 12, 7 एक कम 7, 12 माइनस 7, इसको हल करेंगे 2x माइनस 1x, मतलब 5 बराबर कितना हो जाएगा x, x बराबर कितना हो जाएगा 5। ये आपके सवाल का जवाब होगा। अब आपको देखिए 1:2 बनाना है। अब आप खुद एक चीज देखिए, 24 एवं 28 है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी रही होगी, 19 साल। 28 वर्ष कितनी रही होगी, मतलब ये मामला मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, 1 2 6 7 x x 7 और 12, ये 5 ही आएगा। ये x बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, x बराबर अगर 5 है तो 19 में से 19 आ जाएगा, 28 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 23। कितने वर्ष पूर्व मोहन एवं सोहन की आयु का अनुपात 1:2 का रहा होगा। दोनों का अंतर कितने का है, 4 का। यहां भी अंतर कितने का रहेगा, 4 का। ये 4 और 8। ठीक, चलिए दूसरे तरीके का सवाल है। एक बात मैं आपको आयु में बता देता हूं, अभी आयु संबंधित सवाल हम करेंगे, उसमें मैं आपको इसकी और डिटेल समझाऊंगा। सवाल जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि आयु कितनी है 24 और 28, मतलब यहां पर डिफरेंस कितने का है 4 का। और बाद में आयु का अनुपात कितना है 1:2 का। यहां पर भी डिफरेंस कितने का है 4 का। मतलब ये स्थिति तब रही होगी जब ये कितने साल का रहा होगा 4 साल का, और ये कितने साल का रहा होगा 8 साल का। और ये स्थिति कितने साल पहले है 20 वर्ष। कितने का अंतर है 20 साल का, मतलब 20 साल पहले इनका अनुपात 1:2 होगा। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा कितना, तीसरा 20। वैसे ऑप्शन को देख करके अगर कहा जाए, अगर ये 24 और 28 साल के हैं तो 100 साल पहले, 50 साल पहले और 25 साल पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। कितने साल पहले हो सकता, 20 साल पहले। याद रखिए आयु का अनुपात बदल सकता है, डिफरेंस कभी भी नहीं बदल सकता। यदि आपका भाई आपसे 5 साल छोटा आज है तो आज से 20 साल पहले भी वो 5 साल छोटा रहा होगा, और आज के 20 साल बाद भी वो 5 साल ही छोटा रहेगा, लेकिन अनुपात बदल जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अब देखिए 11, 22 और 28 का चतुर्थानुपाती अभी मैंने आपको बताया। लिखने के हिसाब से देखें तो ऐसे लिखेंगे, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 गुणे 28 बटे 11। ये है मामला, 11 दूनी 22, उत्तर कितना हो जाएगा 56। फॉर्मूले के हिसाब से a b और c, तो मामला क्या रहता है BC/A, मतलब 22 गुणे 28 बटे 11, 11 दूनी 22, 28 दूनी 56, और यही आपके सवाल का जवाब है जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए बी और सी के बीच में 1800 रुपए को बांटा गया। यदि ए बी का तिगुना और बी सी का दोगुना प्राप्त किया तो ए का हिस्सा। सबसे पहले तो आप रेशियो बनाइए, ए बी का दोगुना मतलब A/B, बी को अगर 1 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा, बी सी का दोगुना, ए बी का तिगुना, सॉरी तिगुना, बी सी का दोगुना, बी सी का दोगुना, ये 1 और ये 2, इन दोनों में बैलेंस किसको करना है, इसको। तो यहाँ पे किसके गुणा 2 का, मतलब A/B/C। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1, और इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है 1800, मतलब 6 + 2 + 1 बराबर है 1800, मतलब 9 बराबर 1800, तो 1 बराबर 200। पूछा किसका है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा ये है, तो 200 गुणे 6, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 1200, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 3 भागों में 2,40,000 रुपए का निवेश किया। पहले भाग पर 10% लाभ, दूसरे भाग में उसने पहले भाग से 16,000 रुपए अधिक निवेश किया और उसे 5% की हानि हो गई। तीसरे भाग में उसने 20% का लाभ प्राप्त किया। संपूर्ण पर उसने 9% लाभ प्राप्त किया। निर्देशित भागों का अनुपात। देखिए अब इसमें टोटल जो भाग है वो कितना है
2,40,000 रुपया, जिसमें अगर मैं पहले भाग को x मानूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा x प्लस 16,000, और यहां पर कितना हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा 2,40,000 का कितना 2x माइनस 16,000। एक काम करते हैं, इस 16,000 को मैं पहले ही अलग कर देता हूं, तो आपके पास जो रकम है वो कितनी बचेगी 2,24,000 रुपए। रकम कितनी बचेगी 2,24,000 रुपए। इस 2,24,000 रुपए में से यहां पे कितना है x, यहां पर भी कितना है x, और यहां पर है 2,24,000 और माइनस कितना है 2x। यही तो आपका सवाल है, सवाल तो यही है। अब देखिए यहां पर उसको कितना मिला है लाभ, कितने का लाभ बोल रहा है, मतलब 0.1 का। यहां पर उसको हानि कितने की हो रही है 5 की, मतलब 0.05 की। यहां पर जो हो रहा है वो उसने क्या किया, पर तीसरे भाग पर उसे 20 का लाभ हुआ, यहां पर कितने का 0.2 का। 0.2 की अगर मैं बात करूंगा तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 0 ये आ जाएगा, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4x। अब आपसे पूछ रहा है उसने 9% लाभ प्राप्त किया, निर्देशित भागों का अनुपात क्या होगा। तो एक तरीका तो आपका ये लेंदी मेथड है, एक तरीका ये है कि आप इसको ऑप्शन से निकाल लीजिए। इससे निकाल लीजिए ऑप्शन से। ऑप्शन में पहली चीज आपको क्या देखनी है, टोटल 24,000 होना चाहिए। 6 5 11 11 4 15, 15 से 24, 15 का 15, 15 छक्का 90 कट जाएगा, 5 4 9 3 12 कट जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 दूनी 18, 18 6, 9 से 24,000 नहीं कटेगा, ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। 3 2 5 1 6 ये कट जाएगा। अभी मैं आपको परसेंटेज में एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पे देखिए 4 5 और 6 है, 4 5 और 6। इस सवाल में आप देखो पहले में उसको कितने का लाभ हो रहा है 10 का, यहां पर -5 की हानि, और इस पर कितने का हो रहा है 20 का। ये है पूरा मामला, और टोटल कितना है 6 5 11 और 4 15 9 का। अब देखिए क्या ये बैलेंस है, ये 40 -25 प्लस 120, 160 में से 25, और इधर कितना है ये 135, 160 में से 25 घटाएंगे 135 आ जाएगा, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा 4:5:6। देखिए इसको अगर मैं चेक करता 3 4 और 5 को, देखिए इसमें देखो आप, इसकी बात कर रहा हूं मैं 3 4 और 5 का। देखिए 3 वाले में 5 4 9 3 12, टोटल 12 है, इसमें 9 का लाभ है। 3 वाले में उसको 10 का लाभ है, 4 वाले में उसको 5 की हानि है, और 5 वाले में उसको 20 का लाभ है। ये टोटल बराबर होना चाहिए। तो ये कितना है 108, ये कितना है 30, माइनस कितना है 20, और प्लस कितना है 120। घटा देंगे तो ये 10 प्लस 120, मतलब ये कितना आ रहा है 130, और ये कितना आ रहा है 108। मतलब ये आपके सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता। इस सवाल को लगाने में जो बेसिक प्रॉब्लम है, अगर आप बेसिक से लगाओगे तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, टोटल धन 2,40,000 है, तो इन सारे डाटाओं में से वो 2,40,000 कटना चाहिए। 6 5 11 4 15 कट जाएगा, चूंकि ये 4 2 6 3 से कट रहा है, और 2 से भी कट रहा है, तो 6 5 11 4 15, 3 और 5 दोनों से, 5 4 9 3 12 ये भी कट जाएगा, 3 2 5 1 6 ये भी कट जाएगा। मतलब ये वाला तो 4 3 7 2 9, 9 से तो ये कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका पहले ही बार हो गया। फिर आप इससे चेक कीजिए, ये टोटल कितना है 15 है, इस पर जो लाभ है वो कितने का है 9 का, 4 वाले पे 10 का, 5 वाले पे 5 की हानि, और 6 वाले पे 20 का लाभ। अब ये दोनों हिस्से हमारे क्या होने चाहिए बराबर, और ये किस में बराबर हो रहे हैं पहले ऑप्शन में। मतलब आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा 4:5:6। बात करते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग भोजन पर, 3/10 भाग घर के किराए पर, 1/8 भाग अन्य चीजों पर खर्च करता है। उसके पास अपने वेतन का, अब मैंने आपको इसमें बात पहले भी बताई थी, शेष का मामला यहां पर है नहीं। 2/5 है, फिर 3/10 है, और फिर 1/8 है। सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम निकालिए, 5 और 10, 10 8 80, कितना है ये 3/10 है, ठीक है। इसका कितना है 80, तो ये 16 दूनी 32, 8 तिरिक 24, 10 एकम 10। देखिए अब देखिए ये कितना हो गया 42 4 46, 46 और 20 कितना हो गया 66, वो खर्च कर चुका है। तो अब उसके पास बचेगा कितना,
80 माइनस 66 मतलब बचा कितना है उसके पास 14, तो पूरा मामला जो बचा हुआ भाग है वो है 14/80 मतलब 7/40, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 में। सवाल को देख के भी निकाला जा सकता था, केवल आपको करना ये था इस 5 का, इस 10 का और इस 8 का एलसीएम निकालना था, और 5, 10 और 8 का एलसीएम होता है 40। मैंने 80 लिख दिया था क्योंकि ये 10 8 80 कर दिया था, ये 40 भी हो जाता, 40 होता तो सीधे सीधे 7/40 ही आ जाता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए ने 21,000 रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ माह बाद 36,000 रुपए के साथ बी उसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ को बराबर में बांटा। ध्यान दीजिए, व्यापार किसने प्रारंभ किया था? ए ने। बाद में शामिल कौन हुआ है? बी। और लाभ कब हुआ है? वर्ष के अंत में, मतलब बात हो रही है 12 महीने की। तो सबसे पहले तो आप धन का रेशियो निकालिए। यहां ध्यान रखिएगा P1:P2 बराबर होता है C1T1:C2T2, जहां पर ये P क्या है? P है आपका लाभ, C क्या है? C है आपकी पूंजी, और T क्या है? T है आपका समय। सबसे पहले आप पूंजी देखिए, पूंजी 21,000 और 36,000 है। पहले इन्हीं का रेशियो आप निकाल लो, 21,000 और कितना है? 36,000। 3 0 3 0 कैंसिल, 3 7 21, 12 23 36। पूंजी का रेशियो है 7 और 12 का, यहां पर है 1:1 का। ये पूरे 12 महीने रहा, और ये सपोज कितने महीने रहा? x। फिर वही बात, प्रोपोर्शन की बात हो जाएगी। अब अगर मैं देखूंगा तो 12x बराबर 12 गुणे 7, 12 से 12 कैंसिल, x बराबर कितना है? 7। बी ए के कितने माह बाद आया? टोटल कितने महीने रहा वो? 7 महीने। तो आया कितने महीने बाद? 12 माइनस 7, उत्तर कितने महीने बाद आया? 5 माह बाद आया। जी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल, अजय और बाबू ने 16,000 12,000 रुपए का निवेश किया। 3 माह पश्चात अजय 5,000 रुपए वापस ले लिया, बाबू 5,000 रुपए का नया निवेश किया। देख लीजिए, इसमें 16 और 12 की बात हो रही है, 5 और 5 की बात हो रही है। अगर ये इसको मैं देखूं तो सभी में कॉमन क्या है? ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0 और ये 3 0, तो पहले आप हटा दीजिए। अजय और बाबू ने निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। ये बात हो रही है अजय की, ये बात हो रही है बाबू की। इसने 16 निवेश किया, इसने 12 निवेश किया, ठीक है। 3 माह पश्चात अजय 5,000 रुपए वापस ले लेता है, मतलब 3 महीने तक तो ये पूरा रहा। फिर उसने 5 वापस ले लिए, 5 वापस ले लिए तो बचे कितने? 11। और बाबू 5,000 रुपए का नया निवेश, ये 3 महीने तक तो इतना ही रहा, बाद में इसने 5 और लगा दिए। अजय और बाबू का निवेश करता है, अजय और बाबू का लाभ का अनुपात क्या होना चाहिए? ठीक है, 3 माह पश्चात अजय और बाबू का नया निवेश करता है, अजय और बाबू का लाभ का अनुपात। सवाल में सवाल पूछ कुछ और रहा है, दिया कुछ और। चलिए मैं साल में, ये 3 महीने तो यहाँ कितने महीने? 9। ये 3 महीने तो यहाँ कितने महीने? 9। अब आप देखिए, 16 तिया 48, 11 नहीं 99, 12 त्याई 36, 9 7 63, 9 एकम 9 और 6 15। अब देखिए ये कितना है? 9 8 17, 9 4 13 और 1 14। ये कितना है? 6 3 9, 15 और 3 18। किससे कटेगा? 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 3 7 21, 3 9 27। लाभ का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 7:9 का। ध्यान क्या देना है? सबसे पहले तो आप पूंजी को रेशियो में बदल दीजिए, चूंकि गुणा भाग 1000 में मुश्किल है। बाद 16,000 रुपए लगाया, 3 महीने तक रहा, 16 में से 5 निकाल लिया, बचा कितना? 11, 11 9 महीने तक रहा। 12 लगाया, 3 महीने तक रहा, 5 और जोड़ दिया, मतलब 17। अब कितने महीने तक रहेगा? 9 महीने तक। आपने कैलकुलेट कर लिया, रेशियो कितना आ गया? 7:9 का। बात करते हैं अगले सवाल की। अजय ने 2,000 रुपए के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात उसका मित्र 30,000 रुपए, 20,000, 30 पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो गया। अंत में अब यहां ध्यान दीजिए, अजय और किसकी बात हो रही है? उसका मित्र अजीत। यहां बात हो रही है अजय की और अजीत की। देखिए इसने कितना लगाया था? 20,000। यहीं से आप काट लो, ये 4 0 और ये 4 0 कैंसिल, मतलब मामला कितने का है? 2 और 3 का। 4 माह पश्चात, मतलब इसने तो व्यापार प्रारंभ किया और इसके 4 महीने बाद ये आया, मतलब ये 8 महीने रहेगा। ये भी 24, ये भी 24। अंत में उन्हें 3500 रुपए की हानि हो गई, मतलब अनुपात कितने का है? 1:1 का।
इस हानि में अजय का हिस्सा। सीधी सी बात यह है कि 2 बराबर कितना है 3500, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1750। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, बंटवारा इसी रेशियो में होता है। मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 1750 रुपए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक्स और वाई वास्तविक संख्याएं हैं, तो 7x 4/4x माइनस 3y जहां दिया गया है x अनुपाते y बराबर x अनुपाते 2y बराबर 3/22। ठीक है, देखिए सवाल में आपको बोल रहा है x अनुपाते 2y बराबर 3/22। ठीक, खुद ही आप देखो, जब भी मामला बराबर का आ जाए यही हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा ये 22x बराबर 6y, 2 तिहाई 6 11, मतलब x अनुपाते y बराबर है 3/11। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, 7x प्लस 4y अपॉन 4x माइनस 3y। अब आप वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये 11, x की वैल्यू है 3, तो 7 गुणे 3 प्लस 4 गुणे y की वैल्यू 11, यहां पर 4 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 11। अब इसको हल करेंगे तो 21 प्लस 44 12 माइनस मुझे ऐसा लग रहा 3/2, ये तो माइनस में आ रहा है, 3:2 होना चाहिए। अगर 3:2 लेंगे तो 2x बराबर 6y। चलिए लगाते हैं, इसी में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा ये 4 1 5 4 2 6, इसको घटाएंगे 12 8 20, 41 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 21, लेकिन माइनस में। 2 1 3 6 5 11 कुछ नहीं कट रहा, मतलब ऋण 65/21 ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल ये रहा होगा कि x अनुपाते 2y बराबर 3/2, ये रहेगा मामला। मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा 6y, तो x अनुपाते y बराबर 6/2 या 3/1। अब अगर मैं यहां वैल्यू रखता तो 21 प्लस 4 बटे 12 माइनस 3, 21 प्लस 4 मतलब 25/9, ये आपका उत्तर होना चाहिए था 25/9 का। खैर ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है, जो भी उत्तर रहेगा उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। मेन चीज ये है कि यहाँ पे आपको x और अनुपात y की वैल्यू निकालनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अर्जुन और भास्कर ने क्रमशः 40,000 60,000 रुपए का निवेश करके व्यापार का प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में अर्जुन के लाभ का हिस्सा 1,000 था। सीधी सी बात यह है, ये 4 0 कैंसिल। अर्जुन और बात किसकी हो रही है, भास्कर की। 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, मतलब 2/3। निवेश करके व्यापार, वर्ष के अंत में अर्जुन के लाभ का हिस्सा, दोनों साथी में थे, तो ये कितना है 5 बराबर, सॉरी अर्जुन के लाभ का हिस्सा टोटल नहीं है, ये क्या दिया हुआ है अर्जुन के लाभ का हिस्सा 2 है, तो 2 बराबर कितना दिया हुआ है 10,000, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 5,000। कुल लाभ कितना है 5, तो 5 बराबर 5 गुणे 5,000, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 25,000 रुपया, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की। a प्लस बी बराबर 7, a इंटू बी बराबर 11। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देख के ही लगाया जा सकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अभी नंबर सिस्टम में भी आपको सवाल, अगर मैं इसको हल करूंगा तो क्या मिलेगा ए बी, और यहां से मुझे मिलेगा बी प्लस ए। अब चाहे मैं उसको बी प्लस ए बोलूं और चाहे मैं उसको ए प्लस बी बोलूं, बात तो बराबर ही है। ए प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 7, और ए इंटू बी की कितनी दी गई है 12, 7/12, और यही आपके सवाल का जवाब है। सवाल को देख के ही लगाया जा सकता है, यहां पर उलझिएगा मत कि आप इनको बराबर करने लग जाओ। 3, वैसे ये भी हो सकता था 4 3 7 4 तिहाई 12 दिख रहा है, ए की वैल्यू 3 है, तो कितना करेंगे, ऊपर करेंगे तो 7 और नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। लेकिन आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं थी, सवाल वास्तव में ये पूछ रहा था। ए बी की आय का 20% कमाता है, बी सी की आय का 60% कमाता है, मिलकर एक का माह में ए बी की आय का 60%। जब कभी भी एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी मामला गुणे का हो तो मूल मान को 1 मानते हैं, जब कभी भी मामला प्रतिशत का हो तो मूल मान को हमेशा 100% मानते हैं। ए बी की आय का 20% कमाता है, मतलब ए की आय डिपेंड है बी के ऊपर, मतलब ये अगर 100 कमा रहा है तो ये 20, तो रेशियो कितने का हो जाएगा 1 और 5 का। बी सी की आय का 60%,
बी और सी, मतलब सी कमाता है 100 तो ये कमाएगा 60, मतलब ये 3 और 5। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, बी। बी की वैल्यू यहाँ 5 और यहाँ पे कितनी है 3, तो यहाँ 3 का गुणा कर दो, यहाँ 5 का गुणा कर दो, मतलब ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 15 अनुपाते 25। टोटल कितना कमा रहे हैं 12,900। 25 15 40 और 3 43, 43 बराबर है 12,900। काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। सी और ए की आय का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 25 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 22, तो 22 गुणे 300, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 22 तिहाई 66, 6,600 रुपए। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 2,50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, एक वर्ष पश्चात 1 लाख और लगा दिए। बी ने प्रारंभ में 35 लाख का निवेश किया, 2 वर्ष पश्चात 10 लाख रुपए वापस ले लिया। प्रारंभ निवेश किया 30 लाख का, 3 लाख का है, 3 लाख का निवेश किया, 3 वर्ष पश्चात सी के लाभ का हिस्सा। मतलब यहाँ पर आप एक बात देख लीजिए कि पूरा का पूरा मामला 3 सालों में है, यहाँ पर 1 वर्ष की बात नहीं की गई है। देखिए आप खुद देखिए इसमें कितने जीरो हैं 5। सबसे पहले तो 5 5 जीरो उड़ा दो, ये 5 जीरो इसके कैंसिल, यही 5 जीरो इसके कैंसिल, यही 5 जीरो इसके कैंसिल, यही 5 जीरो इसके कैंसिल, और यही 5 जीरो इसके कैंसिल। ठीक है, अब ए ने निवेश करके व्यापार को प्रारंभ किया। ए ने निवेश किया कितने का 25 का। 1 वर्ष पश्चात मतलब तो इसका पूरा पैसा ऐसे ही लगा रहा, 10 और लगा दिए, 10 और लगा दिए, मतलब कितने हो गए ये 35। बी ने प्रारंभ में 35 का निवेश किया और 2 वर्ष पश्चात 35 लगाया, 2 साल तक यही लगे रहे, 10 लाख रुपए उसने क्या कर दिए वापस ले लिए। तो अब उसका कितना बचा 25, और ये कितने साल तक लगा रहेगा 1 साल तक, ये कितने साल तक लगा है 2 साल तक, क्योंकि पूरा मामला 3 साल का है। सी की अगर बात करें, सी ने प्रारंभ में 3 लाख का निवेश किया, सॉरी ये शायद 30 लाख रुपए होगा, देखते हैं अभी। तो 3 गुणे 3 वर्ष पश्चात, ये आपका सवाल है। अब देखिए ये कितना है 25 प्लस 70, ये कितना है 70 प्लस 25, और ये कितना है, ये शायद ये 1 जीरो ज्यादा होगा, इसको आप लोग देख लेना। ये कितना है, ये कितना है 90, सॉरी। अब ये देखिए ये 95, ये 95, और ये कितना है 90, 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 19, और ये कितना हो जाएगा 18। अब आप देख लीजिए टोटल कितना है, सी का हिसाब से पूछा गया, सी के लाभ का हिस्सा 18, 38, 8 46 और 10 56, 18/56 आपका उत्तर है। सॉरी कट रहा है 9/28, ये आपके सवाल का जवाब है। देखिए यहां पर टोटल सी का लाभ कितना था 18, टोटल लाभ कितना था 56, तो 18/56 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 9/28। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक प्रिंटिंग मिस्टेक था, यहां 30 लाख था, उसको 30 लाख कर लीजिएगा। ए व्यापार में 10 लाख निवेश करता है, 4 माह बाद 50,000 रुपए के साथ बी के शामिल होने के 2 माह बाद सी भी इतने रुपए का निवेश, वर्ष के अंत में लाभ इतने रुपए था, लाभ का हिस्सा सेम सवाल है, आप लोग लगाइए। 391 केलों में 3 बंदरों ने 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में वितरित किया गया। तो पहले बंदरों की बात भी आ गई, 1/2, 2/3, 3/4 बराबर करना है तो क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 6, 3 चौके 12, इसको 8, 4 तिहाई 12, इसको 9, 9 8 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, और टोटल बंदर कितने हैं 23, कम 23, भाग देंगे तो 9 में 3 गया 6, 3 में 2 गया 1, 161, 7 3 21, 1 बराबर 17। तो पहले बंदर को, पहला बंदर ये है, 17 गुणे 6, उत्तर कितना 102, ये उत्तर है। सवाल में क्या था, रेशियो दिया हुआ है, आप बैलेंस करके टोटल दिया हुआ है आप निकाल लीजिए, बढ़िया सवाल है। ए व्यापार की शुरुआत 21,000 रुपए की पूंजी, कुछ समय के बाद भी 36,000 रुपए व्यापार, वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ, सेम सवाल है, शायद इसका उत्तर भी 5 ही आ रहा हो। 94 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले का 5वां दूसरे के 8वें भाग का अनुपात, पहले का 5वां
और दूसरे के 8वें भाग का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 3:4। अब देखो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ये मामला ये है 8A/5B बराबर 3:4। ये कितना 8 चौके 32 से बराबर कितना हो जाएगा 15B, मतलब A/B बराबर हो जाएगा 15:32। कितने रुपए है 94। यहाँ कितना दे रहा है 5 2 7 47, 47 बराबर 94, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 2 में। तो ये वाला भाग कितने का हो जाएगा 30 का, और ये वाला भाग कितने का हो जाएगा 64 का। ये उत्तर। देखिए इसमें था कुछ नहीं सवाल में, रेशियो से या प्रोपोर्शन में चला गया। जब कभी भी मामला ऐसा रहेगा तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8A 5B, बीच में रेशियो लगाई था, और इधर 3:4 था, प्रोपोर्शन में चले गए। अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ए और बी की वैल्यू निकल गई, और ये टोटल वैल्यू 94 के बराबर थी, तो एक की वैल्यू 2 आ गई, तो 15 की 30 और 32 की 64। सो सिंपल। बस यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी थी, इसी सवाल में वही चीज वो आपसे पूछना चाह रहा था कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप प्रोपोर्शन को बैलेंस कर पाते हो कि नहीं। टोटल सवाल बैलेंस क्या था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए बी और सी एक काम को 707 रुपए में ए और बी मिलकर उस काम का 5/7 भाग से, इस काम देखिए टोटल काम 5/7 भाग, मतलब इसका आप एक बात समझिए कि जो पूरा काम है वो पूरा काम कितना है 7, और इसके लिए उसको 707 रुपए मिल रहे हैं। अब देखिए ए और बी, मतलब ए प्लस बी, इसमें से कितना काम कर रहे हैं 5 काम, मतलब सी बट नेचुरली कितना काम कर रहा है 2 काम। तो अगर मैं एक काम की वैल्यू देखूं तो एक काम की 101 रुपए है, तो 2 काम की 2 गुणे 101, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 202 रुपए। 5/7 भाग, इसका मतलब यह हुआ कि टोटल काम, नीचे वाला जो हर है वो कुल को बताता है। कुल काम 7 है जिसमें ए और बी ने मिलकर 5 किया, तो बचा हुआ काम 2 कौन करेगा, सी करेगा। और 7 काम के बदले 707 रुपए मिल रहे थे, तो 2 काम के बदले 202 रुपए मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल, एक कक्षा में x लड़कियां y लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का हिस्सा कितना है। अरे सीधी सी बात है, बॉयज कितने हैं x और गर्ल्स कितनी है y, मतलब टोटल कितना हो गया x प्लस y। तो लड़कियों का हिस्सा y/x प्लस y। अगर इसी में मान लीजिए आपसे प्रतिशत पूछ लिया गया होता, आपके सवाल का जवाब तो फिलहाल पहला नंबर है, प्रतिशत पूछ लिया गया होता तो इसमें और हम क्या कर देते गुणे 100। सिंपल। अगला सवाल, A/B, B/C, A/B/C। यहां देखो आप, ये B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी है 6 है, मतलब यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का। सिंपल है, A/B/C, चूंकि यहाँ पर B और B बराबर है, ठीक है, तो ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और C की वैल्यू कितनी है 11, 4 6 और 11, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही बेसिक सवाल उठाए हुए हैं। दो संख्याओं के योग उनके अंतर का 3 गुना, संख्याओं का अनुपात योग अंतर का 3 गुना है। यहां देख लीजिए, सवाल में ही देख लीजिए, 3 1 4, अंतर कितना है 2, 3 गुना है क्या, नहीं, 2 1 3, 1 घटा देंगे 1 तिहाई 3, यही उत्तर है। 4 तिहाई 7, 7 गुना है, 5 4 9, 9 गुना है। योग अंतर का 3 गुना है, संख्याएं ये है, योग कितना 4, अंतर कितना 2, 2 दूनी 4, लेकिन होना कितना चाहिए था 6, 2 1 3, 2 में 1 घटाओगे 1, 1 का 3 गुना 3 होगा, बिल्कुल सही है। 4 3 7, 1 घटाओगे 1, तो 1 और 7 में 7 गुना हो गया। 5 4 9, 5 में 4 घटाएंगे 1, 9 1 का 9 गुना हो गया। यहाँ के सवाल में आपसे कितना बोल रहा था 3 गुना, इसलिए उत्तर नंबर कितना हो जाएगा 2। बात करते हैं अगले सवाल की। 50,000 रुपए को साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, 1/3 भाग 6% की दर से, 1/3 भाग 7% की दर से, तीसरे भाग को वह किस दर पर निवेश करे ताकि कुल धन पर उसे 8% ब्याज प्राप्त हो। ध्यान दीजिए, सबसे मजेदार बात इस सवाल में यह है, यहां भी 1/3 लगाया गया है, यहां भी 1/3 लगाया गया है, मतलब तीनों धन क्या है बराबर। मैं टोटल धन को अगर मान लूं 3 रुपया, यहाँ पे डाटा की आवश्यकता नहीं है, इस 50,000 रुपए की जरूरत नहीं। टोटल धन को मैं 3 मान लूं, एक हिस्सा फिर एक हिस्सा और फिर एक हिस्सा। पहले भाग को उसने कितने पे लगाया है 6 पे, दूसरे भाग को कितने पे लगाया है 7 पे। इसका आपसे पूछ रहा है टोटल बनने को 8 चाहिए, तो 8 त्रिक 24, ये 6 और ये कितना 7 और प्लस कितना है x, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 24 - 13, उत्तर कितना हो जाएगा
11% ऑप्शन नंबर 3। जब कभी भी रेशियोज देके रेशियो पूछा जाए या परसेंटेज पूछा जाए, या परसेंटेज देके रेशियो या परसेंटेज पूछा जाए, डाटा का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता। अभी जैसे जैसे मैथ आगे बढ़ेगी आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान रखिएगा, 1/3 1/3 मतलब 1/3 1/3, 2/3 लग गया तो बचा हुआ हिस्सा 1/3 है, मतलब तीनों हिस्से बराबर है। इसलिए मैंने तीनों हिस्सों को 1-1 माना है और कुल धन को मैंने कितना मान लिया है 3, क्योंकि 1/3 1/3 करता तो कैलकुलेशन ज्यादा लंबा हो जाता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 370 रुपए को ए, बी, सी और बी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है। यहां ध्यान दीजिए, जब कभी भी ऐसा लिखा हो कि A/B बराबर B/C बराबर 3/4, इसका मतलब ये हुआ कि A/B बराबर भी 3/4 है और B/C बराबर भी 3/4 है। ए का हिसाब देखिए, यहाँ दोनों B बराबर होना चाहिए, इसको बैलेंसिंग है। तो यहाँ कितने का 3 का, यहाँ कितने का 4 का, मतलब A/B/C बराबर हो जाएगा 9/12/16। टोटल कितने रुपए है 370, और ये कितना 28 और 9 37 बराबर 370, मतलब एक की वैल्यू है 10 के बराबर। ए का हिस्सा पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 10, मतलब कितने रुपया 90 रुपया, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं के योग का वर्ग उसके गुणनफल का 4 गुना है तो उन संख्याओं का अनुपात। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं के योग का वर्ग, सवाल में ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं, 4, इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 16। गुणनफल का गुणनफल कितना है 1 गुणे 3, मतलब ये कितना है 3। अब कितने गुना होना चाहिए 4 गुना, है क्या नहीं है। इसकी बात अगर मैं करूं तो ये कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना है 9, और ये कितना है उनके गुणनफल का, तो गुणनफल कितना है 2, इसका 4 गुना है क्या नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं है। ये कितना है 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब इसको जोड़ेंगे उसके गुणनफल का, 5 एकम 5, ये कितना है 4 गुना है क्या, ये भी नहीं है। 1 और 1 2, योग का वर्ग, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, गुणनफल, गुणनफल कितना है 1 गुणे 1, मतलब कितना है 1, और 1 गुणे 4, ये ऑप्शन है और यही ऑप्शन आपका सही होगा। सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मैं केवल आपको देख देख के बता रहा था। योग मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, गुणनफल मतलब 4 गुना है क्या नहीं है। ये 9 और 2 ये 4 गुना है क्या नहीं है। ये 36 और 5 4 गुना है क्या नहीं है। ये 4 और 1 4 गुना है, बिल्कुल है, इसलिए ऑप्शन कितना है 4। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। 0.8 0.24 का तीसरा समानुपाती। तो 30 समानुपाती में मैंने आपको पहले ही बताया फॉर्मूला है B²/A। ये है B, ये है A, मतलब मामला क्या है 0.24 गुणे 0.24 बटे 0.8, ये पूरा मामला है। अब इसमें देखिए एक ही का मैं हटा लेता हूं, इसको ये 100 कर देते हैं, ये दशमलव और ये 0 हट जाएगा। 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 72, लेकिन 1 0 ये भी बच गया, बच गया तो उत्तर कितना हो जाएगा ये है। क्या मामला है सवाल तो सही है बिल्कुल। B²/A 2.4 भी अगर करेंगे 0.24 0.24, उत्तर तो यही आएगा। कुछ तो गड़बड़ है सवाल में। अगर 2.4 2.4 भी अगर करोगे, ये और ये कैंसिल, 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 72, ये होना चाहिए। 7.2 नहीं दिया हुआ है, इसका उत्तर यही होगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये 0.8 है, फिर ये 0.24 है, फिर ये 0.24 है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए 0.072। देखो इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो, ठीक है, 0.24 इंटू 0.24 बराबर 0.8 0.072, 3 1 4 3 1 4, सारे दशमलव कैंसिल। अब अगर आप इसको काटोगे 8 त्रिक 24, 3 और 3, मतलब 1 बराबर 1, मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। शायद ऑप्शन गलत टाइप हो गए होंगे या इसमें कोई एक ऑप्शन रहा होगा नन ऑफ दीज का,
आपका उत्तर है 0.072। बात करते हैं अगले सवाल की। एबीसी अपने वेतन का कमीशन 70, 75 और 80% खर्च करते हैं। उनके वास्तविक बचतों का अनुपात 4, 5 और 16 है। उनके वेतनों का अनुपात। बेहतरीन सवाल, ध्यान रखिएगा, आय को हमेशा 100% मानते हैं। खर्च अगर 80 है मतलब बचत कितने की है, 20 की। यहां ये बात ध्यान में रखने की है, ये प्रतिशत में है और ये किस में है, रेशियो में। अपने वेतन का 70, 75 और 80, ए, बी और सी। जब इनके खर्च की बारी आ रही है तो ये 70 है, ये 75 है और ये 80 है, और ये अनुपात बचत का। तो बचत का जो रेशियो है वो कितना है, अगर इसमें देखें तो ये 30%, ये 25% और ये कितना है, 20%। और जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 4, 5 और 16। ध्यान दीजिए, ये चीजें आपस में आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर। और आपसे पूछा क्या है, वेतन का अनुपात आपसे पूछ रहा है। वेतन हमेशा कितना होता है, 100%। अब आप देखो इस सवाल में, आप देखो 30% बराबर कितना दिया हुआ है, 4। डायरेक्ट तो ये कटेगा नहीं। अब डायरेक्ट अगर नहीं कटेगा तो इसका 1%, 4/30 मतलब 100%, मतलब ये कैंसिल, मतलब पूरा मामला हो जाएगा 40/3 का। मतलब यहां पर पूरा मामला है 40/3 का। ये जरूर डायरेक्ट है। 25% दिया हुआ है, आपको निकालना कितना है, 100%। 25 चौके 100, तो यहां पर 4 का गुणा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। यहां पर आपको दिया हुआ है 20%, आपको निकालना कितना है, 100%। तो 20 पंचे 100, तो 16 में 5 का गुणा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 80। अब देखिए 3 यहां पर है, अगर बैलेंस करोगे आप तो ये हो जाएगा 40। इस 3 का गुणा इसके साथ तो 60, और इस 3 का गुणा इसके साथ तो 240। 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये आपका रेशियो होना चाहिए 2, 3 और 12 का। क्या गड़बड़ की, कुछ गड़बड़ हुई क्या, गड़बड़ तो कुछ नहीं दिख रही है। 40, 60 और 240, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको 9% ले लूं, इसको अगर मैं 9 ले लूं प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण, तो 10 तिहाई 30, 30 20 80 है क्या, नहीं दिया हुआ है। 3 ले लो तो 10 20 80, तब भी नहीं आएगा। 1:2:8, किसी में भी नहीं है। 4 भी अगर मैं लेता हूं तो 20 चौके 80, नहीं। ऑप्शन यही होगा, 2:3:12। अगर ये सवाल सही है इसका मतलब ये रेशियो भी सही है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अक्षय एवं अमीर के वेतन का अनुपात 8:9 है। अक्षय का वेतन 50%, अमीर के वेतन में 25 की कमी, तो अनुपात 16:9 हो जाता है। अक्षय का वेतन क्या है, अब देखिए वेतन का अनुपात कितना है, 8 और 9 का। इसमें कितने की वृद्धि की गई है, 50 की वृद्धि, मतलब 8 गुणे 1.5। इसमें की गई है 25 की कमी, मतलब 9 गुणे 0.75। मतलब ये पूरा मामला कितने का है, 12 का। 9 पन्ना 45, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 6.75 का। बैलेंसिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये 1200 और ये कितना है 675। 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 3 नमा 27, 16 तिया 48, 16:9। अक्षय का वेतन क्या है, पूछ क्या रहा है, जो 16 से कट जाए। 16 से कौन सा कट जाएगा भाई, 4 जीरो चाहिए, है ही नहीं।
16 कम 16, ये तो कटेगा नहीं। 6 16 कम 16 12 125, ये भी नहीं किया, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये रहेगा इसका उत्तर। क्योंकि यहां पर या तो ऑप्शंस आपके 16 के डिजिट में दिए गए होते तो एक अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आपको रेशियो दिया गया है, परसेंट दिया गया है, फिर रेशियो दिया गया है और वेतन पूछा जा रहा है। और मैंने आपको ये बताया, ये थंब रूल है, रेशियो परसेंटेज देकर के कभी भी मूल मान नहीं निकाला जा सकता, और अगर मूल मान दिया गया है तो उसकी सवाल में कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसका उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। बात करते हैं अगले की। ए बी एवं सी किसी काम को 4 6 10 दिनों में एक साथ कार्य समाप्त करके 310 रुपए कमाते हैं। सवाल तो ये टाइम एंड वर्क का है। ए बी और सी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये 10 है, 4 6 और 10, ठीक है, 2 इसके अंदर शामिल है, तो 5 दूनी 10, 10 त्याई 30 दूनी 60, तो ये कितना 15, ये कितना 10, ये कितना 6, टोटल कितना हो जाएगा, ये 31। कितना कमा रहे हैं, 310, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 10, तो प्रत्येक को कितनी 150, 100 और 60, ये उत्तर है। सवाल बेसिकली इससे रिलेटेड नहीं है। इस ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइम ये है, इफिशियंसी ये है। अगर पैसा मजदूरी के अनुपात में जो बढ़ता है तो वो किसके अनुपात में, जब मजदूरी की बात आती है तो मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात में बांटी जाती है। क्षमता इसकी ये थी, टोटल क्षमता 31 थी, 31 बराबर 310 था, तो एक बराबर कितना हो गया 10, तो 15 वाले को 150, 10 वाले को 100 और 6 वाले को 60। टाइम एंड वर्क में इसके बारे में बहुत डिटेल में। ए बी से 550, ए और बी मिलकर काम का, फिर यही देखिए 11 काम 550 रुपए, अभी सवाल को बताया है 11 काम का कितने रुपए मिल रहा है 550। ए और बी 7/11, मतलब ए प्लस बी कितने कर रहे हैं 7, मतलब सी कितना कर रहा है 4, और एक की वैल्यू कितनी है 50, तो 4 की वैल्यू 4 गुणे 50 कितने रुपए 200 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 सेम सवाल है, एक सवाल आप पीछे कर भी चुके हो सेम। यदि ए का 2/3 बराबर बी का 75%, बहुत बढ़िया सवाल। ए का 2/3, देखिए अब ये देखिए ए गुणे 2/3 बराबर बी का 75%, बी गुणे 75% बराबर सी गुणे 0.6। अब यहां एक बात देखिए, ये भिन्न में है, ये प्रतिशत में है और ये दशमलव में है, तीनों को बदलना पड़ेगा, तीनों को किसी एक जगह लेके आना, मतलब सभी को हमें भिन्न बनाना पड़ेगा। मतलब ये पूरा मामला हो जाएगा 2a/3, 75% का मान कितना होता है 3/4, और 0.6 का मान कितना होगा 6/10 से, तो ये 3 और ये कितना 5। अब देखिए ये बीवी बच्चों वाला मामला हो गया। तो जब हम ए की बात करेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणे 4 गुणे 3, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सॉरी ए की वैल्यू गलत लिख गई, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणे 3 गुणे 3, बच्चा खुद का बीवी दूसरे के। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2 गुणे 4 गुणे 3, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 3 और 5। देखिए यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, ये तो गया। अब यहां कुछ हो नहीं सकता, 3 त्रिकाई 9, 4 दूनी 8, और ये कितना है 10, 9 अनुपाते 8 अनुपाते 10, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखिएगा जब कभी भी ऐसा मामला आता है कि अलग अलग हिस्सों में मामला दिया गया है, प्रतिशत में, भिन्न में और दशमलव में, तीनों चीजों को आपको भिन्न में लेकर के आना, और जैसे ही आप उसे भिन्न में लेकर के आएंगे तो बीवी बच्चे वाला रूल याद रखिएगा, बीवी दूसरे की, बच्चा खुद का। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा, किसी संख्या का 5/6 भाग 1440 है, 1/3 भाग। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 5/6 बराबर कितना दिया है 1440, मतलब 1 बराबर हो जाएगा 1440 गुणे 6/5, काट लीजिए 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 छठे 40, तो 1/3 बराबर हो जाएगा 288 गुणे 6/3, 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 576। ऑप्शन नंबर 1। एक मजदूर एक काम 50 घंटे में, 5 घंटे बाद वह विराम लेता है, कितना भाग। सीधी सी बात है, 50 घंटे में काम करता है, 5 घंटे काम किया, मतलब कितना काम किया 5/50, 1 और ये 10,
मतलब 1/10 काम किया। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? दशमलव में। तो बचा कितना? 9/10 काम बचा। दशमलव में देगा तो इसकी वैल्यू 0.1 और इसकी वैल्यू 0.9 और यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला सवाल, 100 मिलीलीटर दूध में रामू 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है। 800 मिलीलीटर दूध में, देखिए ये है दूध और ये है पानी, यहां मिलाता है 100, ये 50, मतलब रेशियो है 2:1 का। तो 800 मिलीलीटर दूध, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 400। तो यहां भी आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा? 400 का। मतलब कितना पानी मिलाएगा? 400 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, आपकी मांग के अनुसार आज हमने रेशियो में व्यापम में तो पूछे गए जेल प्रहरी, एमपी पुलिस और पटवारी के सारे सवालों को शामिल करने की कोशिश की। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इसको पढ़ने के बाद आपका रेशियो से संबंधित कोई भी दिमाग में बात नहीं रह जाएगी, कोई भी संशय आपके मन में नहीं रह जाएगा। फिर भी यदि कोई सवाल आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालें। अगला टॉपिक हम परसेंटेज का उठाएंगे, या फिर आप कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत जा रही है, जिस टॉपिक को हम पहले ले लें और उसको हम बाद में ले लें। यदि कोई सवाल आपके मन में है तो उसे भी डालें, हम उसे अगले वीडियो में शामिल करेंगे। यदि इसके अलावा भी आप कुछ और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का ये वीडियो और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कितना